हम स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। हाँ हाँ। तो मेरे ख्याल से हम YouTube पे भी लाइव हो चुके हैं और यहाँ पर भी जूम में लगभग 100 लोग उपस्थित हैं। तो जो YouTube पर भी उपस्थित है और जो जूम पर भी मीटिंग रूम में यहाँ पर मौजूद है मेरे सामने, उन सभी को मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से और सभी को एक दूसरे की तरफ से नमो बुद्धाय और जय भीम। जूम पे तो जो लोग हैं उनको मैं देख पा रही हूँ, लेकिन यूट्यूब पे उनको नहीं देख पा रही हूँ मैं। लेकिन फिर भी क्योंकि चेंज होते रह रहा है ना, कि कल जो यूट्यूब पे थे आज उनमें से शायद कुछ लोग जूम पे है और आज जो लोग जूम पे कल शायद से यूट्यूब पे चले जाएंगे। तो हो सकता है कि पूरा स्टडी खत्म होने तक शायद सभी को एक बार मैं देख लूं। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। थैंक यू कि आज लगातार मतलब चौथा दिन है स्टडी का, लेकिन आपका इंटरेस्ट बरकरार है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब इतने लंबे स्टडीज होते हैं, मतलब 20 या 25 दिनों के, तो लोग उतना रुक नहीं पाते हैं या लोग आखिरी तक रुक नहीं पाते हैं। और ये हमारा हमेशा का अनुभव है कि वो कम होते जाते हैं, यहाँ तक कि लोग पूरा 2 घंटा भी नहीं रुक पाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी रुक रहे हैं, जिनको भी विषय को जानने में इंटरेस्ट है, उनके लिए और सभी के लिए जो है हम आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने जो है जो पहली चीज मिली थी उस क्या कहते हैं, वारुड़ में से, एंटिल में से, बम्बी या बम्बी, हिंदी में एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है मैं नहीं जानती, चींटियों के घर का है ना। उसमें से जो सबसे पहली चीज मिली थी कि वो दरवाजे को बंद करने वाली जो लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा है, या अभी आधुनिक भाषा में हम उसको दरवाजे की कड़ी बोलते हैं, है ना। तो पूरी तरह से दरवाजे को बंद कर देता है। वो क्या है इसको देखना शुरू किया था, क्योंकि जो सपना देख रहा था कुमार काश्यप, उसमें जो वो दिव्य व्यक्ति है उसने सुमेध को जो है अपने साथ एक चींटियों के घर के पास ले जाकर उसको खोदने के लिए बोला था। और जब वो खोद रहा था चाकू की मदद से, तब उसको उसमें से कई सारी चीजें मिलती है, जिसको वो एक एक करके उसको फेंक देने के लिए कहता है। और अंत में जो उसको मिलता है नाग, है ना, तो उसकी पूजा करने के लिए, सम्मान करने के लिए और आदर करने के लिए कहा जाता है। ये पहेली उसको सुलझाने के लिए बोली जाती है। तो इस पहेली को कुमार काश्यप के साथ हमें भी सुलझाना है, और वो सुलझाने का जो प्रयास है वो करना हमने कल शुरू किया था। और हमने देखना शुरू किया था कि वो दरवाजे की कड़ी मतलब क्या। शुरू शुरू में ये बहुत मुश्किल जा सकता है, खास करके क्योंकि इसमें का हर विषय जो है वो बहुत बड़ा है। जैसे हमने पिछले बार अविद्या को ही देखा था, तो हमको देखते देखते उसको 20 दिन लग गए थे, लगभग 20 दिन से ज्यादा की उसको जरूरत थी, लेकिन हमारे पास जूम सब्सक्रिप्शन उतना ही था, तो हमको फिर उतने दिनों में खत्म करना पड़ा था। तो अब जो हम देख रहे हैं उसको, अभी उसी चीज को दोबारा से देखने के लिए तो हम 20 दिन नहीं दे सकते ना। तो हम जो देख रहे हैं वो बहुत थोड़े में देख रहे हैं, है ना। तो और थोड़े में देखने की वजह से क्या होता है ना, उसकी बहुत सारी डिटेल्स जो है, छोटी मोटी बारीकियां जो है वो हम नहीं कवर कर सकते। और बहुत सारे फिर वाक्य ऐसे होंगे या बहुत सारे उदाहरण जो ऐसे होंगे ना, जो हो सकता है कि आपको समझने में तकलीफ हो सकती है। लेकिन उससे डरना नहीं है, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है, और बस उसको सुनने का प्रयास करना है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बार बार धम्म श्रवण करते रहते हैं, बार बार धम्म सुनते हैं, तो अनेकों अभ्यासों में और अनेकों चीजों में वो बार बार होता है। और धीरे धीरे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, जैसे हमारा धम्म श्रवण बढ़ता है, जैसे हमारी श्रुतमय प्रज्ञा बढ़ती है, वो चीजें भी हमको समझ में आने लगती है। तो मुझे मैं इस बात से बेखबर नहीं हूँ, मुझे इस बात की पूरी तरह से मतलब सजगता है कि कुछ लोग जो इसको पहली बार सुन रहे हैं, उनको निश्चित ही इसको समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगी मेरे स्तर पे कि जितना आसान हो सके उतना आसान भाषा का मैं प्रयोग करूं, क्योंकि इसको बताने के लिए
कोई रेडीमेड भाषा नहीं है हिंदी और मराठी में, है ना, कोई भी रेडीमेड भाषा नहीं है। तो मुझे एक तरह से अनुवाद करना पड़ रहा है अनुभव का, विचार का, या जो मैंने पढ़ा है और जो पढ़ के जिस तरह से मैंने समझा है उसको समझना अलग चीज होती है ना, उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती है, या समझना और अनुभव लेना बहुत अलग चीज होती है। लेकिन उसको अनुवादित करके एक भाषा में आपके साथ सामने रखना, है ना, ये मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके लिए मेरे पास सुनी सुनाई या पढ़ी हुई ऐसे कोई रेडीमेड भाषा नहीं है। तो मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं, लिमिटेशंस है, मेरे स्किल की भी, मेरे नॉलेज की भी, जिसके दायरे में मैं प्रयास कर रही हूँ। तो अगर आप भी थोड़ा बहुत मुझे मदद करते हैं सवालों के माध्यम से, कि अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी स्पष्टता प्राप्त करने के लिए, तो हो सकता है हम एक नई भाषा की निर्मित कर सके और आसान भाषा में जो है वो एक दूसरे को समझने के लिए मदद कर सके। तो जो भी है हम आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत वक्त है हमारे पास स्टडी के अंत तक, भले ही आज अभी 2-4 ही दिन हुए आप बोल नहीं पा रहे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम सभी जो है इस स्टडी में शामिल होकर इसको और ज्यादा रिच, है ना, समृद्ध बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले लोगों को एक रेडीमेड भाषा मिले, है ना, वो सरलता से या सहजता से और भी अच्छे से दूसरे लोगों को ये बता सके, है ना। तो कल हम ये देख रहे थे कि वो डोर बार यानी क्या, हाँ, या वो दरवाजे में जो लगती है वो कड़ी मतलब क्या, और कुछ लोगों ने उसका जवाब भी दिया था और बहुत सही जवाब दिए थे कि वो अविद्या है। ठीक है, अविद्या है, लेकिन फिर हम ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि अविद्या को फेंकना है। इस अभ्यास में हम ये जानने का प्रयास नहीं कर रहे कि अविद्या क्या है, लेकिन इस अभ्यास में हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अविद्या को फिर फेंकना कैसे। अविद्या क्या है ये हम पहले देख चुके हैं, इग्नोरेंस एंड क्लैरिटी या अविद्या और प्रज्ञा के अभ्यास में, है ना, वो देख चुके हैं। तो वो इसलिए हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ज्यादा ध्यान इस बात पे नहीं दे रहे कि अविद्या क्या है, लेकिन हम इस बात पे दे रहे हैं कि फिर इस अविद्या को हमें अपने अंदर से निकाल के फेंक देने के लिए बोला है। तो फिर वो किस प्रकार से फेंक देना है, या वो कौन सी व्यवहारिक चीजें करने की आवश्यकता है मेरे रोजमर्रा के जीवन में, हाँ, कि मैं ऐसा क्या करूंगा या मैं ऐसे क्या करूंगी जिसकी वजह से जितनी भी अविद्या मुझ में है ना, वो धीरे धीरे जो है वो कम हो जाए, या उसको मैं बाहर फेंक, है ना। क्योंकि अविद्या कैसी है ना, जब हम दरवाजे के कड़ी के रूपक के तौर पे या उदाहरण के तौर पे उसके विषय में सोचते हैं कि अगर कड़ी लगी हुई है ना, तो जैसे मैंने कल भी बोला था ना, अंदर का व्यक्ति बाहर जा पाता है और ना बाहर का व्यक्ति अंदर आ पाता है। तो क्या होता है ना, जो जहां है वो वहां अटक गया। अगर कड़ी लगी हुई है तो जो जहां है वहां पर वो अटक गया, बाहर का व्यक्ति बाहर अटक गया, अंदर का व्यक्ति अंदर अटक गया। तो ये अटक गया, और अटक गया का मतलब क्या है ना, कि यहाँ पर विकास नहीं है, यहाँ पर विकास नहीं है, यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं है। और आध्यात्मिक जीवन है, तो आध्यात्मिक जीवन हम क्यों जी रहे हैं ना, हम विकास के लिए जी रहे हैं, हम विकास करने के लिए जी रहे हैं, हम प्रोग्रेस करने के लिए जी रहे हैं। और क्या विकास करनी है, मान लो ठीक है आपको बुद्ध नहीं बनना है, आपको अरंत नहीं बनना है ना, आपको अनागामी सकृदागामी श्रोतापन्न भी नहीं बनना है, लेकिन अभी जिस लेवल पे हूं मैं एक मनुष्य के तौर पे, उससे थोड़े उच्च स्तर के मनुष्य के रूप में मुझे विकसित होना है, ये भी विकास ही है ना। लेकिन अगर आप अटके हुए हैं कहीं पर, है ना, और एक कदम भी अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हाँ, या बदलाव नहीं हो रहा है, तो फिर विकास नहीं हो रहा है ना।
और इसके लिए क्या होना चाहिए, फिर वो अटकाव दूर करना है, और फिर जो चीज जो है आपके बदलाव को रोक रही है, हाँ, रुकावट पैदा कर रही है, उस चीज को हमें दूर करना है। तो फिर इसको दूर कैसे करते हैं, ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो हमने ये देखा था कि अविद्या का सीधा सीधा तो मतलब क्या होता है ना, कि आप में अवेयरनेस की या जागृति की कमी है, अभाव है, हाँ। और ये कौन सी जागृति है, ये जो सर्वसामान्य हमारी रोजमर्रा की जागृति है वो जागृति नहीं है, हाँ। तो ये कौन सी जागृति है, ये एक आंतरिक जागृति है, ये एक इनर क्लैरिटी है, ये एक इंट्रिंसिक अवेयरनेस, ये एक अंदरूनी आंतरिक, हाँ, नेचुरल स्वाभाविक ऐसी स्पष्टता है। क्या है ना कि ये आंतरिक जागृति, आंतरिक स्पष्टता, ये स्वाभाविक स्पष्टता जो है ये पहले से हमारे पास होती है, पहले से हमारे पास होती है। लेकिन क्या होता है ना कि धीरे धीरे जैसे हम दुनिया में जीने लगते हैं, हाँ, बड़े होने लगते हैं और सब कुछ होने लगता है, और अगर बौद्ध धर्म को माना जाए तो पुनर्भव की अगर हम बात की जाए तो हमारा बार बार भव हो रहा है और हम बार बार भव चक्र में आ रहे हैं, हाँ, और कब से आ रहे हैं ये हमको मालूम नहीं है, हाँ। ये मोक्ष सारा का जीवन जो है ये किसी और जीवन के ऊपर आधारित उत्पन्न हुआ है ना, इसके पहले भारती के आधार पे, लेकिन भारती का जीवन और किसी और जीवन के आधार पे उत्पन्न हुआ था। तो ये एक कड़ी है ना। और हर बार क्या हुआ है ना, इस चित्त को, इस विज्ञान को ट्रेनिंग मिली है, और वो ट्रेनिंग मिलने की वजह से क्या हुआ, जो मेरी आंतरिक स्पष्टता थी, हाँ, जिस आंतरिक स्पष्टता के साथ ही मेरी पहली बार निर्मित हुई थी या भव हुआ था एकदम पहली बार, हाँ। तो वो भव होने के बाद क्या हुआ ना, वो आंतरिक स्पष्टता के ऊपर धीरे धीरे संस्कार होने लगे, संस्कार होने लगे मतलब क्या, उसको ट्रेनिंग मिलने लगी। और फिर ट्रेनिंग मिलने के बाद क्या होने लगा ना कि वो उस ट्रेनिंग के माध्यम से दुनिया को देखने लगा वो विज्ञान, और फिर उसी तरह देखने की उसको आदतें पड़ने लगी। फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ा पीछे जाऊं मेरे परदादा के जमाने में, है ना, परदादा मतलब मेरे दादाजी के पिताजी, तो उनके जमाने तक चली जाती हूँ, हाँ, या फिर मेरे दादा के परदादा, है ना, तो मेरे दादा के परदादा यानी मेरे दादाजी से और 2 जनरेशन पीछे, वहां पे चली जाती हूँ। मान लो कि एक टाइम मशीन मेरे को मिल गई है और टाइम मशीन लेकर मैं अपने दादाजी के परदादाजी के जमाने में चली जाती हूँ, या अपने ही परदादा के जमाने में चली जाती हूँ, उतना पीछे भी नहीं जाने की जरूरत। और जाते समय उस टाइम मशीन में अपने साथ ये लेकर जाती हूँ। ठीक है, अभी आप सब लोग अनम्यूट नहीं हो, लेकिन मैं सुशील से पूछना चाहूंगी कि सुशील ये मेरे हाथ में क्या है? मोबाइल। हाँ, तो क्या है ना कि सुशील को मैंने नहीं बताया कुछ भी, लेकिन मैंने जो है ना वो सुशील को पूछा कि ये मेरे हाथ में क्या है, और सुशील ने मुझे क्या कहा ना कि ये मोबाइल है। अब यही चीज जो है मैं लेकर जो है अपने परदादाजी के जमाने में चली जाती हूँ, या अपने दादाजी के परदादाजी के जमाने में चले जाती हूँ, और उनको पूछती हूँ कि परदादाजी ये क्या है, तो उनके पास वो सभी इंद्रिय है जो आपके पास है, हाँ। उनके पास आंखें हैं, उनके पास कान है, उनके पास नाक है, उनके पास चित्त है, विज्ञान है, उनके पास अवेयरनेस है, जागृति है, स्पष्टता है, सब कुछ है, वही सब कुछ है, वैसा ही सब कुछ है जो आप
आपके पास है, लेकिन वो मुझे इस चीज का नाम नहीं बता पाएंगे। अगर सुशील मेरे थोड़े से पास में होता तो ये पीछे वो नाम भी पढ़ पाता ना, और वो मुझे बताता। और मैं अगर उसको ये भी नहीं बताती कि ये मोबाइल है, और मैं सिर्फ इसको इतना ही बोलती कि सुशील मेरे पास सैमसंग है ना, सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स है, तो इतना वर्ड से भी वो समझ जाता कि मैं किसी लैपटॉप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी फ्रिज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी रेफ्रिजरेटर की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स है, तो वो इतने से समझ जाता कि वो मोबाइल की बात की जा रही है। लेकिन यही सारी चीजें आपके परदादा जी के पास या आपके दादाजी के परदादा जी के पास, वो सारी इंद्रिय, सारी फैकल्टीज होने के बावजूद भी वो उस चीज का नाम नहीं बता पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो ट्रेनिंग नहीं है ना। आपने जब से होश संभाला है अपने माँ बाप के हाथ में ये मोबाइल देखा, या पुराने वो मैंने तो वो एंटीना वाले मोबाइल से मोबाइल देखा है और यूज किया है ना, तो उसका बदलता हुआ स्वरूप ये देखा है। तो मुझे बार बार सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये मोबाइल है। हाँ, तो ये अगर सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स है, लेकिन अगर सुशील के पास रेडमी नोट 7 है, हाँ, तो भी मुझे अलग से बताना नहीं पड़ता है कि ये मोबाइल है करके। हाँ, क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्शियसनेस जो है ना, वो लिंकिंग कॉन्शियसनेस, और वो चीजों को जोड़ पाता है। तो एक बार किसी भी मोबाइल को देख के मेरे माइंड को अगर ट्रेन कर दिया जाए कि ऐसे ऐसे दिखने वाली और ऐसे ऐसे काम करने वाली चीज मोबाइल होती है, हाँ, तो फिर वो सैमसंग को पहचान लेगा, वो वन प्लस को पहचान लेगा, है ना, वो आईफोन को पहचान लेगा, और वो उसको हर बार अलग से नहीं बताना पड़ता। तो क्या होता है ना कि हम जो है पहले, फिर मेरे दादाजी जब इसको देखेंगे या मेरे परदादा जी जब देखेंगे, इवन मेरे दादाजी के जमाने में मोबाइल नहीं था, तो वो जब इस चीज को देखेंगे, और मेरे परदादा जी जब इस चीज को देखेंगे, या परदादा के परदादा या दादा के परदादा जब इस चीज को देखेंगे, तो वो एकदम नए तरीके से देखेंगे, वो इसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके बारे में बहुत उनको कुतूहल रहेगा, उनके बारे में बहुत क्यूरोसिटी रहेगी उनको, है ना। और उनको ना इसका उपयोग मालूम है ना कुछ। अब मेरे को उपयोग मालूम है ना, तो मेरे को उपयोग के अलावा इसका कुछ सुंदरता दिखती नहीं है। लेकिन उनको जब इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है ना, तो वो इसको बहुत ही बारीकी से देखेंगे कि कैसे बना है, कैसे है, क्या है ना, ये सारी चीजें वो बहुत ही इससे देखेंगे। तो क्योंकि उनको उपयोग ही नहीं पता है, तो वो एक पॉसिबिलिटी है वहां पे, संभावना है कि वो उसकी खूबसूरती को भी देखेंगे, या उसके हर एंगल को देखने की कोशिश करेंगे। हर एंगल को, हर बारीकी को उसको देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो उसको समझना चाहते हैं। लेकिन मेरा डिसएडवांटेज क्या है, या मेरे मामले में क्या हो गया है ना, कि मुझे ट्रेन कर, जैसे ही मैं पैदा हुई, और अभी तो छोटे बच्चों को भी मालूम है ना, उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होती है ना कि ये मोबाइल है, और इसका काम ये है। तो अब वो मुझे नाम उसका मालूम है और उसका काम मुझे मालूम है, तो मुझे क्या लगता है ना कि मैंने उस चीज को पूरी तरह से जान लिया है, और मैंने उस चीज को पूरी तरह से समझ लिया है, तो कभी उसकी खूबसूरती के आने के मैं कांटेक्ट में कोशिश ही नहीं करती। तो अविद्या क्या होती है ना, कि हमारी जो एक इंट्रिंसिक बिना ट्रेनिंग वाली हमारी जो एक अवेयरनेस रहती है, जो कि अभी मेरे परदादा जी के जमाने में मोबाइल के मामले में, ठीक, उनके भी कॉन्शियसनेस पे दूसरे ट्रेनिंग है ना, लेकिन इस उदाहरण को अगर हम देखें तो उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो अनट्रेन्ड है, और अनट्रेन्ड होने की वजह से वो चीजों को पूरी बारीकी से देख रहे हैं। तो वो किसी चश्मे में से चीजों को नहीं देख रहे। हाँ, वो किसी पूर्वाग्रह में से चीजों को नहीं देख रहे, वो किसी लेबल में से चीजों को नहीं देख रहे, वो किसी उपयोगिता में से चीजों को नहीं देख रहे। और फिर क्योंकि उनको ये सारी चीजें नहीं मालूम है, और इसलिए वो चीजों को उपभोग की दृष्टि से नहीं देख रहे, और फिर वो चीजों का उपयोग नहीं मालूम होने की वजह से वो चीजों को क्या कर रहे हैं ना, कि वो पूरी क्या कहते हैं उसको,
उसके सौंदर्य को देख रहे, हाँ, उसका एक एप्रिसिएशन है, उसका एक सराहना है ना। लेकिन एक बार जब हमें पता चल जाता है एक चीज के बारे में और उसका फंक्शन क्या और उसका काम क्या है, तो फिर उसके बाद उसको हम देखते ही नहीं। तो क्या हो गया ना, वो जो हमारी आंतरिक एक स्पष्टता थी या हमारी पूरी क्षमता तक जागरूक होने की जो क्षमता है, जब चीज मुझे मालूम ही नहीं है तो मैं अपनी क्षमता का पूरा पूरा उपयोग कर लेती हूँ उसको जानने के लिए, हाँ, कि इसका आकार क्या है, ये कौन सी चीज का बना है, फिर ये कहाँ बना होगा, फिर ये टूटने से गिरेगा क्या, सॉरी गिरने से टूटेगा क्या, है ना। इस तरह की सारी सारी ताकत लगा देती हूँ मैं अपनी जागृति की। लेकिन एक बार क्या होता है ना, ये जब बाहर की मुझे ट्रेनिंग मिल जाती है ना, बाहर की ट्रेनिंग मिलने के बाद उसका अगर मुझे उपयोग समझ में आ जाता है ना, तो फिर उसके बाद में उसको देखना ही बंद कर देती। हाँ, फिर ये पापा है तो फिर ये पापा है तो क्या, जब मुझे बहुत प्यार की जरूरत है, मुझे किसी विसी चाहिए, मुझे हग वग चाहिए, हाँ, मुझे पॉकेट मनी वगैरह चाहिए, या मैं कहीं डर जाता हूँ तो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए या मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो मुझे पापा के पास जाना है। हाँ, तो वो पापा नाम के लेबल का क्या क्या उपयोग होता है, तो फिर वो उतना ही है। हाँ, लेकिन वो मेरे पापा जो है वो एक ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति के तौर पे कैसे है, वो समाज में काम करने वाले व्यक्ति के तौर में कैसे है, वो एक दोस्त भी है, वो एक दोस्त के तौर पे कैसे है ना, वो एक पति के तौर पे कैसे है, वो एक भाई के तौर पे कैसे है, वो एक बेटे के तौर पे कैसे है, उनकी पर्सनालिटी के ये जो मल्टी डायमेंशन है, उनकी हॉबीज क्या है, यार क्या करना उनको पसंद है, क्या करना उनको पसंद नहीं है, ये सारी चीजों के बारे में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। क्योंकि मुझे क्या लगता है, ये मेरे पापा है और मैंने उनको अच्छे से जान लिया है। कल हमने माँ का उदाहरण दिया था, तो पापा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए आज मैं इसमें बात कर रही हूँ। हाँ, या ये पेड़ है और ये पेड़ है तो मुझे समझ में आ गया ये पेड़ है और इस पेड़ का मेरे जीवन में कितना उपयोग है, तो फिर मैं उस पेड़ को कभी देखती ही नहीं हूँ, उसको सौंदर्यात्मक रूप से कभी मैं सराहती नहीं हूँ कि यार इसका तना कैसा है, ये कितना मोटा है, हाँ, इसका टेक्सचर कैसा है ना, इसके पत्ते कैसे हैं, हर पेड़ के पत्ते अलग कैसे होते हैं, इतने पेड़ बनते कैसे हैं, है ना, एक ही पेड़ के इतने सारे पत्ते अलग कैसे होते हैं, दो पत्ते एक दूसरे से मेल क्यों नहीं खाते, है ना, कितनी ही चीजें हैं देखने को, लेकिन मैं कभी देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जितना ट्रेनिंग मिला है कि ये पेड़ है, इसका काम है फल देना, और जब फल का सीजन आता है आम के पेड़ की ना मार्च अप्रैल तभी याद आती है, बाकी साल भर में कभी याद नहीं आती, हाँ अभी इसमें फल लगने वाले। तो अविद्या क्या करती है ना, हमें चीजों की वास्तविकता को, हाँ, या उसको पूरी क्लैरिटी से देखने से हमको रोकती है। और भले ही हमारी चीज क्षमता है चीजों को स्पष्टता से देखने की, हम नहीं देख पाते, तो हमारा जो ज्ञान है वो निश्चित ही मतलब आधा अधूरा रहेगा, यूटिलिटेरियन ही रहेगा, ब्यूटी को हम अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फिर अगर अविद्या को दूर करना है, तो फिर आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल चीज क्या करनी है। अविद्या को अगर फेंक देना है, तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली आज से, अभी से कोशिश करनी है, हाँ, कि जब आप किसी भी चीज को देख रहे हैं, तो उसके नाम को मत देखो, मोबाइल, उसके कलर को मत देखो, गोल्डन कलर, उसके टेक्सचर को मत देखो, स्मूथ। तो इस है ना, इस सारा ये ट्रेनिंग है, ये टेक्सचर ट्रेनिंग है, हाँ, ये कलर ट्रेनिंग है, ये नीला नीला नहीं है, ये आपका दिया गया नाम है, गोल्डन गोल्डन नहीं है, ये आपका दिया गया नाम है, ये बाहर से आपके माइंड को ट्रेन किया गया है। अगर ये नीला होता तो दुनिया में हर जगह इसको नीला क्यों नहीं बोलते, किधर नीला क्यों बोलते और किधर ब्लू क्यों बोलते, हाँ,
तो बाद में क्या होता है ना, जब ये सब एक जन नीला बोलता है, एक जन नीला बोलता है और एक जन ब्लू बोलता है, ये एक दिन चाय पीने के लिए एक टेबल पे बैठ जाते हैं और फिर वो बोलता है कि ये नीला है, ये नीला है, और वो बोलता है कि ये ब्लू है। तो फिर उन तीनों को समझ में आता है कि हम एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भाषा अलग अलग है। तो फिर वो माइंड लिंक कर देता है कि नीला इज इक्वल टू नीला इज इक्वल टू ब्लू। तो तीनों शब्द अलग है, तीनों के उच्चार अलग है, और तीनों ही शब्द का कोई मतलब नहीं है। नीला, नीला का क्या मतलब होता है, लेकिन हमारे मन के अंदर एक लिंकिंग कॉन्शियसनेस है। हमारे कॉन्शियसनेस के बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे काम है, लेकिन आज के लिए उसका जो लिंक करने वाला, जोड़ने वाला या सरीकी चीजों में संबंध जोड़ने वाला उसका जो कार्य है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए उसी एक कार्य के ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ। हाँ, बाकी टाइम और भी उसके फंक्शन है, ये मत समझो कि वो सिर्फ लिंक ही करने का काम करता है, उसके अनेकों काम है। उसमें से एक काम ये है उसका कि वो सरीकी चीजों में क्या करता है ना, वो संबंध जोड़ता है। तो फिर अब आप भूल जाओ कि आपने ये नीड़ा है, ये आप भूल जाओ। हाँ, आपको जो भी बाहर से ट्रेनिंग मिली है, क्या करना है ना, एक इरेजर लेना है, मेंटल इरेजर लेना है, मन की जानकारी मिटाने वाला इरेजर लेना है, क्योंकि ये सारी जानकारी आपको बाहर से प्राप्त हुई है। और बाहर की दुनिया से जितनी भी जानकारी आपको प्राप्त हुई है, वो एक मन के रबड़ को लेके वो मिटानी है और आंतरिक स्पष्टता का उपयोग करना आपको शुरू करना है। बाहर से मिली हुई स्पष्ट, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ क्योंकि मैंने जैसे बोला ना, इसको बताने की मेरे पास रेडीमेड लैंग्वेज नहीं है, तो मैं अपनी लैंग्वेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो बाहर की दुनिया से जो भी मुझे जानकारी मिली है, हाँ, बाहर की दुनिया ने जो भी मुझे रेडीमेड स्पष्टता दी है ना, उस स्पष्टता को, उस जानकारी को मैं मिटाने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर एक बार मेरी जो अंतर्निहित अवेयरनेस है, हाँ, आंतरिक स्पष्टता जो है, आंतरिक जागृति जो है, उसके माध्यम से बिना ट्रेनिंग के मैं चीजों को देखने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप भूल जाओ, है ना, कि ये नीला है, नीला है, और फिर सिर्फ शब्दों को और फिर सिर्फ आवाज को सुनो, नीला क्या मतलब होता है। उस शब्दों के उच्चारण का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे ओम बोलने से कोई कलर याद नहीं आता है, जैसे आह बोलने से कोई कलर याद नहीं आता है, जैसे हुम बोलने से कोई कलर याद नहीं आता है, ओम आ हुम बोलने से कोई कलर याद नहीं आता है, क्योंकि ना ओम किसी रंग के साथ आपने जोड़ा है, ना आ ना हुम आपने किसी रंग के साथ जोड़ा है ना। लेकिन कल से हम एक कोड लैंग्वेज बनाते हैं। हम बच्चे थे ना जब, आपका बचपन मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे बचपन में हम जब बच्चे थे ना, और जब हमको लगता था ना कि ये हमारा सीक्रेट है और ये ना मम्मी डैडी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे, तो हम ना च की भाषा बोलते थे, है ना। तो हम क की भाषा बोलते थे, हम च की भाषा बोलते थे, तो उसमें सामने च जोड़ना होता था, पीछे जोड़ना होता था, और फिर पहले, अब मैं भूल गई, लेकिन पहले शब्द की मात्रा आखिरी शब्द को जोड़नी पड़ती थी, और इस तरह से नया शब्द बोल के ना च की भाषा बोली जाती थी, है ना। तो ये क्रिएट किया गया है, और वो शब्द का कुछ मतलब ना होते हुए भी अगर आप में, आपके बीच में और मेरे बीच में वो कोड तय हुआ है ना, तो वो कोड लैंग्वेज जो है, हाँ, वो सीक्रेट भाषा जो है, वो हम समझ जाते। तो कल से मान लो कि हमने सबने, जो हम ये स्टडी कर रहे हैं, हमने एक कोड तय किया है कि जब जब मैंने ओम बोला है, हाँ, तो मुझे जामुनी कलर इमेजिन करना है। तो फिर कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा ना, कि वो ओम का मतलब नहीं होता है जामुनी रंग, लेकिन जब जब हम बोलेंगे ना ओम, तो आपको समझ में आएगा कि हम जामुनी रंग की बात कर रहे हैं, और मुझे समझ में आएगा कि हम जामुनी रंग की बात कर रहे हैं।
तो ओम का और जामुनी रंग का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपके और मेरे लिए ओम जामुनी रंग बन जाएगा क्योंकि ये बाहर से मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया। और ये फिर इसको नीला कहना, इसको नीला कहना, या नीला इस शब्द का अर्थ ये रंग होता है, ये अविद्या है, क्योंकि ये आपने क्रिएट किया है। लेकिन आंतरिक अगर स्पष्टता से आप देख रहे हो तो फिर जस्ट देखो ना, आपको किसी नाम की जरूरत है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए, उसकी खूबसूरती की प्रशंसा करने के लिए आपको बाहर की किसी भी जानकारी की जरूरत नहीं। फिर जब आप एक इंसान को देखते हो तो ना आपको हिंदू दिखाई देता है, ना आपको मुसलमान दिखाई देता है, ना आपको बौद्ध दिखाई देता है, ना आपको क्लास का टॉपर दिखाई देता है, ना आपको खूबसूरत इंसान दिखाई देता है, ना आपको बदसूरत इंसान दिखाई देता है, क्योंकि ये सारे लेबल, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारी धारणाएं जो है ये बाहर से आई हुई है। और इसी आंतरिक स्पष्टता की कमी को, जो आपकी आंतरिक स्पष्टता होती है, जो आपकी आंतरिक जागृति होती है, उसको विद्या कहते हैं। लेकिन जब वो आंतरिक स्पष्टता, आंतरिक जागृति, जब वो विद्या किसी चीज की वजह से धुंधली हो जाती है, या आप चीजों को डिस्टॉर्टेड रूप में या ट्रेनिंग के माध्यम से देखने लगते हो, तो फिर उसको अविद्या कहते हैं। तो जब आप इसको नीला करके देखना शुरू करोगे, अभी इसके 50 शेड रहते, लेकिन हर एक को आप नीला बोलते हो, फिर नीला एग्जैक्टली है क्या? क्योंकि लिंकिंग कॉन्शियसनेस सारी की चीजों में संबंध जोड़ता है। और फिर एक चाय के टेबल पे जब 3 लोग आके बैठ जाते हैं और वो एक ही रंग की और उंगली करके बोलते हैं नीला नीला ब्लू, तो फिर लिंकिंग कॉन्शियसनेस अपने डेटाबेस में, अपने हार्ड डिस्क में, अपने हार्ड ड्राइव में स्टोर कर लेता है कि नीला इज इक्वल टू नीला इज इक्वल टू ब्लू, नीला बराबर नीला बराबर ब्लू। है ना? लेकिन अगर इसको शुरू में किसी ने पीला बोल दिया होता तो आज हम इसको पीला बोलते। और ये ट्रेनिंग है ना, पास होते रहती है। अब आपके बच्चे को कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन आप उसको स्कूल में भेजोगे और एकदम केजी में ही ना टीचर लेके बैठ जाती बुक, प्राइमरी कलर्स, फिर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को ब्लू करो, और फिर ये स्क्वायर है, जितने स्क्वायर है उसको येलो करो, और फिर जितने ये है उसको। तो ये जो आंतरिक स्पष्टता आपकी है ऑलरेडी, तो आप उसको क्या कर रहे हो? ट्रेन कर रहे हो। फिर उसी चश्मे में से, उसी रंग में से, उसी तरह से आप चीजों को देख रहे हो, और फिर उसके साथ बर्ताव कैसा करना है ये भी आप सीखते हो। व्यवहार कि लाल देखा तो रुक जाना है, हरा देखा तो जाना है, पीला देखा तो सावधान हो जाना है। मुसलमान दिखा तो सलाम वालेकुम बोलना है, हिंदू दिखा तो नमस्कार बोलना है, और कोई बौद्ध दिखा और उसमें से भी वो अम्बेडकराइट बौद्ध हुआ तो उसको जय भीम बोलना है। ये कैसे तय करते हो आप? और फिर उसी के आधार पे आपके व्यवहार भी तय होते हैं, जो संकल्पनाएं। तो ये अविद्या है, ये विद्या नहीं है। ये आंतरिक स्पष्टता से चीजों के वास्तविक स्वरूप के आप संपर्क में नहीं आ रहे हैं। तो आपकी ट्रेनिंग, आपकी कल्पनाएं, आपकी धारणाएं, आपकी संकल्पनाएं और अनेकों ऐसी चीजों के माध्यम से आप चीजों के संपर्क में आए। फिर बीवी, फिर हस्बैंड, या तो आपके लिए वो बीवी होगी यार, दुनिया के लिए थोड़ी ना वो बीवी है। तो फिर मैं उस व्यक्ति को कैसे देखती हूँ? तो फिर आप उस बीवी को या उस हस्बैंड को या उस सास को या उस बहू को एक थर्ड पर्सन बन के क्यों नहीं देखते? क्योंकि जब आपने उसके ऊपर लेबल लगा दिया ना बहू का, जब आपने उसके ऊपर लेबल लगा दिया ना जवाई का, जब आपने उसके ऊपर लेबल लगा लिया ननंद का, सास का, तो फिर मेरे को ट्रेनिंग होती है कि दुनिया भर की सारी ननंदे ना खराबी होती है, और दुनिया भर की सारी भाभियां जो है ना वो ऐसी होती है। भाभी ननंद का कभी पटता ही नहीं। अरे ये मुझे कैसे मालूम है? ये दुनिया मुझे हैमर कर करके ना सिखाती है। सास सास होती है और माँ माँ होती है।
हाँ, ये आपको कैसे मालूम कि सास सास होती है और माँ माँ होती है? कितनी सारी माएँ तो अपनी बेटियों को परेशान करती, कितनी सारी तो सासें अपनी बहू को बहुत ये करती, लेकिन फिर भी ना हमेशा एक शक बना रहता है, एक शक बना रहता है, क्योंकि बाहर से ना ट्रेनिंग आई है कि नहीं ये सास है और ये और फिर ये सारी चीजें जो है ना क्योंकि हम आंतरिक स्पष्टता से नहीं देख रहे हैं, तो हम चीजों के वास्तविक स्वरूप के कांटेक्ट में आ ही नहीं रहे। फिर हमें बोला गया है कि इसको दूर फेंकना है, तो फिर दूर फेंकना है तो आज से अभी से आपकी प्रैक्टिस क्या होगी ना कि बाहर के पेन ने, बाहर की पेंसिल ने, बाहर के चौक ने, मार्कर ने आपके माइंड को जो जो ट्रेनिंग दी है, जो जो प्रोग्रामिंग दी है, फिर वो रंग की हो सकती है, रिश्तों की हो सकती है, हाँ, कलर, टेक्सचर, क्या कहते हैं, जो जो भी, हाँ, नेशनैलिटी की, उसको इरेज करना है, उसको डिलीट करना है। एक मानसिक रबड़ लेकर उसको सब मिटाना है और आपको जो इंद्रिय मिले हैं, बिन मानो कि अभी वो एकदम फ्रेश है, मानो कि अभी आपका जन्म हुआ है, मानो कि अभी आपने बिल्कुल कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, और उस बिना ट्रेनिंग के चीजों को देखो। तो अभी मेरा जन्म हुआ है, अभी मैंने पहली सांस ली है, अभी मुझे नहीं बताया गया है कि कौन मेरी माँ है और कौन मेरा बाप है, कौन मेरा भाई है, कौन मेरा कजिन है, कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन पढ़ा लिखा है, गरीब है, अनपढ़ है, हाँ, विदेशी है, देसी है, कौन लड़की है, कौन लड़का है, ये कोई ट्रेनिंग मेरे सेंस ऑर्गन को और मेरे माइंड को नहीं है, और मेरा मन जो है एकदम कोरा कागज है, और उस तरह उस बिना ट्रेनिंग की नजरों से आप चीजों को देखो, वो आपको कोशिश करना है, वो अविद्या को बाहर निकाल कर फेंकना हुआ। तो बुद्ध जब बुद्ध में क्या कहते हैं, अविद्या नहीं है ना, तो अविद्या उन्होंने निकाल के फेंकी, तभी तो वो बुद्ध हुए। तो फिर बुद्ध कैसे देखते हैं? तो बुद्ध जब यशोधरा को देखते हैं तो वो ये नहीं देखते कि वो बीवी है। हाँ, सिद्धार्थ जब यशोधरा को देखता है तो सिद्धार्थ के लिए यशोधरा बीवी है, या सिद्धार्थ के लिए यशोधरा महिला है। हाँ? लेकिन बुद्ध जब यशोधरा को देख रहे हैं तो बुद्ध के लिए यशोधरा बीवी नहीं है। ये चीजें बुद्ध जानते हैं कि महिला रिश्तों के नाम और सारे जो लेबल्स है या नाम है, ये व्यवहारिक उपयोग के लिए है, संवाद के लिए है। नहीं तो मैं आपको मांगूंगी नीला और आप मुझे दोगे हरा, और फिर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो हमारा काम सुचारू रूप से चलता रहे, इफिशिएंसी के साथ चलता रहे, हाँ, बिना संभ्रम के काम चलता रहे, इसके लिए हमने एक कोड तय किया है। जैसे माँ बाप को नहीं समझ में आना चाहिए, इसलिए च की भाषा निर्माण की है। तो ये हमने कुछ कारणवश निर्माण किया है, लेकिन उसी को लेके अकड़ के पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। कल अगर इसको कोई हरा बोलता है, हाँ, और अगर आप कल मतलब क्या कहते हो, कोई आपको जय भीम के जगह सलाम वालेकुम या आदाब या नमस्ते करता है, तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो आपको याद रहना चाहिए कि ये व्यवहारिक उपयोग के लिए है। तो मकसद क्या है ना कि आपको ग्रीट करना है, तो कोई गुड मॉर्निंग बोले या जय भीम बोले या आदाब बोले या सलाम वालेकुम बोले या क्या बोले, क्या फर्क पड़ता है। कभी कभी सुबुती सलाम वालेकुम बोलते हैं, कभी मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये जो चीजें हैं ना व्यवहारिक उपयोग के लिए बनाई। तो हमें अगर अविद्या को बाहर फेंकना है तो ये अपने जीवन की रेगुलर प्रैक्टिस बननी चाहिए कि जब भी मैं किसी व्यक्ति से मिल रहा हूँ तो मैं बिना लेबल के मिलूं। फिर चाहे वो मेरी बहन हो, हाँ, चाहे वो मेरी गर्लफ्रेंड हो, हाँ, चाहे वो मेरी बीवी हो, या जितने भी रिश्ते, टीचर हो, क्योंकि टीचर का क्या इतना ही रोल है स्कूल में, 9 to 5 टीचिंग और ये सब। हाँ, तो एक इंसान के तौर पे आपको बिना जेंडर के ट्रेनिंग के मिलो,
कि उसका जेंडर मत देखो, क्योंकि जेंडर भी बाहर की ट्रेनिंग मिली है आपको, स्त्री है पुरुष है। तो अविद्या को, जैसे मैंने पहले पूछा था ना पहले दिन, अविद्या को कैसे निकाल के फेंकेंगे? क्या वो खून है कि हाथ काट दिया और फेंक दिया? नहीं। तो फिर अगर निकालना है अविद्या को, तो जिन चीजों ने आपकी विद्या को धुंधला किया है, आपकी विद्या को डाइल्यूट किया है, पॉल्यूट किया है, डाइल्यूट से ज्यादा अच्छा है कि आपकी विद्या को प्रदूषित किया है, बाहर की जिस जिस ट्रेनिंग ने आपकी आंतरिक स्पष्टता को, आपके कोरे कागज को भर दिया है जानकारी से, हाँ, उन चीजों को निकालो। तो जेंडर ट्रेनिंग है, कलर ट्रेनिंग है, भाषा ट्रेनिंग है, आप खुद आइडेंटिफाई करो। मतलब एकदम छोटे बच्चों का क्लास नहीं है, मैं तो छोटे बच्चों के क्लास की तरह ही ले रही हूँ कि हर चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना है ना। तो वो पहला तरीका होगा आपका, वो पहली प्रैक्टिस होगी आपकी अविद्या को बाहर निकालने की। और एक ही दिन प्रैक्टिस करके देखो और आप देखो कि क्या फर्क पड़ता है। भूल जाओ कि इसको पेड़ बोलते हैं, भूल जाओ कि इसको पेड़ बोलते हैं और देखो उसकी तरफ। भूल जाओ कि इसको पत्ता बोलते, भूल जाओ कि इसको टहनी बोलते, और बस देखो उसकी तरफ और उसका रियल एक्सपीरियंस लो। क्योंकि टहनी बोलेंगे ना तो टहनी से जुड़ी हुई सारी ट्रेनिंग आपको याद आएगी, और फिर टहनी का उपयोग क्या है, और फिर बस उसकी यूटिलिटी को आप देखोगे, हाँ, और उसकी ब्यूटी को आप कभी नहीं देख पाओगे। और बुद्धत्व क्या है ना, सौंदर्य के संपर्क में आना है और उस सौंदर्य की सराहना करना है। तो वो व्यक्ति अरहंत बनता है जो इस कई सारे, ये सिर्फ इसी सुक्त में नहीं आया हुआ है, ये कई सारे सुक्तों में आया है, हाँ, कि अरहंत व्यक्ति अपने अंदर की जो वो दरवाजे की कड़ी है, हाँ, डोर बार है, उसको निकाल चुका होता है। तो वो ये सारे सारे जो ट्रेनिंग्स है, हाँ, वो सारे सारे ट्रेनिंग्स को वो अपने कागज पे से मिटा चुका होता है, और वो हर चीज का जो है ना एक फ्रेश एक्सपीरियंस देता है। मेरा एक दोस्त थे और वो रोज, अच्छी आदत है उसकी या पता नहीं मुझे, वो अपनी बीवी को ना रोज सवेरे उठ के बहुत अच्छे और इससे ना वो बोलेगा गुड मॉर्निंग ऐसे करके या आई लव यू इसके करके, और फिर उसकी ना बीवी पूछती है आज का है नवीन, मतलब आज का है विशेष, आज क्या खास है, मतलब आज के आई लव यू में, और ऐसे तो बोलते आज नया दिन है ना, तो फिर आज नए से मुझे तुमसे प्यार हुआ है करके, है ना। तो वो इरेज करना है ना, और हर पल जो है ना वो नए से देखना, हाँ, बिना ट्रेनिंग के देखना, हाँ, कल के एक्सपीरियंस के बिना देखना, हर क्षण में, हर पल में, हर चीज को, हाँ, बिना ट्रेनिंग के, कोरा कागज बन के, हाँ, फ्रेश इंद्रियों के साथ, फ्रेशनेस के साथ, मतलब वो देखना, दैट इज एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। और उसको इधर उधर के ना फोटो क्लिक करने के ना बहुत मतलब शौक है। कभी कभी मैं देखती हूँ वो क्लिक किए हुए फोटो से ना, तो उसमें ना वो एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी रहता है, हाँ, उसमें वो यूटिलिटी नहीं रहती है। वो किसी भी उटपटांग चीज की ना फोटो खींचता है जिस चीज की तरफ तो मैं देखूं भी नहीं, मतलब टूटा हुआ कप क्या हो गया है ना, और फिर बहुत ऊंचे टावर पे जाके, मतलब बहुत ऊंचाई से ना वो सीढ़ियों की नीचे दिख रही है ना सीढ़ियां, ऐसे गोल सीढ़ियों की फोटो खींचना, हाँ यार, रास्ते में ऐसे ही कोई कुत्ता पड़ा हुआ है उस कुत्ते की फोटो खींचना। तो ये क्या है ना कि उसकी ब्यूटी को ना एडमायर करना है। वो कुत्ता उपयोगी है, हाँ, या वो बहुत सुंदर दिखने वाला पोमेरियन है, या क्या बोलते रॉटवेलर, क्या मुझे ब्रीड्स के नाम नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे भी है 25-25, 30-30, 50-50 हजार के कुत्ते पालते हैं, है ना, और फिर उनके बड़े शौक से खुद के साथ फोटो खींचते हैं, है ना। तो ये क्या है ना कि ये यूटिलिटी का है, ये काम का है, ये काम का नहीं है, इस तरह से ना देखे हुए ना, वाकई में ना बिना यूटिलिटी
कोई यूटिलिटी नहीं है वो रास्ते के कुत्ते की, है ना, कोई यूटिलिटी नहीं है वो सीढ़ियों की। हाँ, लेकिन फिर भी अगर उसमें आपको खूबसूरती नजर आ रही है, तो वो है फ्रेशनेस के साथ मतलब चीजों को देखना। तो क्या हम इस तरह से देखते हैं बिना यूटिलिटी के? तो अगर अविद्या को निकालना है तो हमारी प्रैक्टिस जो है, हमारी साधना जो है, हमारा अभ्यास जो है वो इस तरह से यहाँ से शुरू होगा कि हमें वो सारी जो चीजें हैं, ट्रेनिंग्स जो है, पूर्वाग्रह जो कुछ भी है वो मिटाना है। हाँ, और फ्रेश उस चीजों को देखना। फिर उसके टाइप्स भी होते हैं, है ना, आंतरिक अस्पष्टता के, वो भी हम देखने की कोशिश कर रहे थे, है ना, कि आप व्यवहारिक ज्ञान की कमी को भी क्या कहते हैं, अविद्या कहते हैं। मतलब व्यवहारिक स्पष्टता की कमी जो होती है, तो मुझे नहीं समझ में आता है, हाँ, कि क्या कुशल है और क्या अकुशल है। तो जब मैं व्यवहार कर रही हूँ अपने दिन भर का, अपने दिन भर का, महीने भर का, हाँ, सवेरे से लेके रात का जो भी मैं व्यवहार कर रही हूँ, हाँ, उस व्यवहार में मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीजें कुशल है, कौन सी चीजें अकुशल है, हाँ, कौन सी चीजें करने से मेरे लाइफ में सुख आएगा और कौन सी चीजें करने से मेरे लाइफ में दुख आएगा। उदाहरण के लिए कल हमने आईटी रिटर्न्स वगैरह भरने का उदाहरण देखा। तो कुशल अकुशल उस संदर्भ में उसको तुरंत फिट बिठाना मुश्किल जाएगा, लेकिन ये तो है ना कि ये मुझे समझ में नहीं आता है कि मैंने अगर वक्त पे अपने आईटी रिटर्न्स फाइल नहीं किए, तो मेरे लाइफ में आगे जाके दुख आ सकता है। हाँ, तो इस व्यवहार ज्ञान की कमी होना, इस व्यवहारिक ज्ञान की कमी होना, हाँ, कि अगर मैं आलस कर रहा हूँ, आईटी रिटर्न्स भरने तो मुझे आते हैं, हाँ, लेकिन मैं आलस कर रहा हूँ, हाँ, आखिरी मोमेंट तक आलस कर रहा हूँ, तो फिर आगे जाके क्या होगा ना, वो लास्ट डेट चली जाएगी, मुझे अगर इनकम टैक्स रिफंड वगैरह कुछ मिलना है तो फिर वो नहीं मिलेगा, है ना, और फिर कुछ सैडनेस मेरे लाइफ में आएगा। तो इस बात को नहीं समझ पाना, तो अगर फिर आपको अविद्या दूर करनी है तो फिर दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं कि अपने व्यवहार ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, हाँ, या हर चीज करते वक्त आप है ना देख सकते हैं कि क्या ये करने से मेरे लाइफ में आगे जाके लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, है ना, दुख आएगा या सुख आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, कोई चीज हम करते हैं तो शॉर्ट टर्म में वो बड़ी दुख देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना वो हमें खुशी देती है। थोड़े समय के लिए बहुत तकलीफ से हमको गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर आगे जाके जो है ना वो हमें सुख देती है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत दांत दर्द देता है ना, फिर हमको दांत का इलाज करना पड़ता है, और फिर वो इलाज जो है ना बहुत दर्दनाक प्रक्रिया होती है, मतलब तो वो थोड़े देर के लिए हमें तकलीफ देती है, लेकिन वो इलाज कर लेने से ना फिर आगे जाके हमको आराम मिलता है। लेकिन फिर कभी कभी ना हम उसको वैसे ही करते हैं, अभी ज्यादा नहीं दुख रहा है, अभी ज्यादा नहीं दुख रहा है, अभी ज्यादा नहीं दिख रहा है, तो थोड़ी देर के लिए ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने फिर किया ही नहीं उसका इलाज, तो वो इतना सड़ जाएगा, तो फिर आगे जो थोड़े बहुत इलाज से ठीक होने वाला है वो बहुत ज्यादा इलाज की जरूरत पड़ेगी और बहुत ज्यादा दिन तक दर्द सहना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए वो अच्छा लगता है, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म के लिए ना वो आपको दुख देता है। तो इस बात को ना समझ पाना कि कौन सी चीज मेरे जीवन में सुख लाने वाली है और कौन सी चीज मेरे जीवन में दुख लाने वाली है, इसको ना समझना, ना सोचना, ये भी अविद्या है। कि मैं जो भी एक्शन कर रहा हूँ, अभी आलस कर रहा हूँ या अभी फुर्ती से काम कर रहा हूँ, हाँ, अभी सिंसियरिटी से काम कर रहा हूँ, हाँ, तो इसके परिणाम क्या होंगे ये नहीं समझ पाना। तो अगर आपको अविद्या को बाहर निकालना है तो फिर अपने माइंड को फिर से रीट्रेन करो, और फिर जब भी आप हर एक्शन कर रहे हो
तो फिर आप पहले से सोचो कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ, है ना, पहले मैसेज हम भेज देते हैं और फिर डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं, है ना। तो ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इसका क्या परिणाम होने वाला है, इसको पहले सोचने की आदत लगाना, ये विद्या होगी, है ना। और कर्म नियम को समझना कि कोई भी एक्शन, है ना, कोई भी एक्शन, है ना, बिना इफेक्ट के नहीं होगी। आप जो भी एक्शन करोगे उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होना है। आपने जो कुछ भी किया है उसका कुछ ना कुछ परिणाम जरूर होना है। हो सकता है वो अभी नहीं हो सकता है वो अभी नहीं हो। कभी कभी क्या होता है ना, आप जमीन में बीज बो देते हैं लेकिन उसमें से कभी अंकुर नहीं फूटते और फिर 4-5 साल बाद अचानक से वहां से आम का पेड़ निकलता है। फिर याद आता है यार वो गुठली वहां पे डाली थी। तो 4-5 साल है ना, उसको पोषक परिस्थिति नहीं मिलती है शायद वो बीज को, तो वो जो बीज है ना वहां पे डॉर्मेंट होके पड़ा रहता है। हाँ, लेकिन जब उसको सही तापमान मिलता है और सही परिस्थिति मिलती है अंकुर निकलने की, तब वो निकलता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम कोई एक्शन कर देते हैं और उसका हमको तुरंत परिणाम नहीं मिलता है। हाँ, और फिर तुरंत परिणाम नहीं मिलता है तो हमको क्या लगता है ना कि इस कृति का कोई परिणाम ही नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन है ना फिर 4-6 साल के बाद है ना वो हमको परिणाम पता चलते हैं। 4-6 साल के बाद हमको परिणाम पता चलता है कि हाँ, तो फिर मेरी ननंद ने मेरे से बात करना ही बंद किया, तो क्यों, फिर समझ में ही नहीं आ रहा है, फिर समझ में ही नहीं आ रहा है, फिर समझ में ही नहीं आ रहा है। या वो 4-6 साल बात करती रही लेकिन फिर 6 साल के बाद अचानक बात करना बंद कर दिया। फिर बहुत मैंने जद्दोजहद करी और फिर मैंने उसको पूछा तो फिर उसने मुझे बोला कि भाभी वो आपने मुझे उसकी शादी में वो वैसा बोला था ना, तो वो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो वो बीच में 4-6 साल आपसे बात कर रही है लेकिन फिर अचानक 6 साल के बाद है ना उसको अचानक वो बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा और फिर उसने आपसे बात करना ही छोड़ दिया। तो आपको क्या लगा ना, उसकी फलाने की शादी में उसकी फलानी साड़ी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करके ना उसका कुछ परिणाम नहीं हुआ। तो लेकिन वो हुआ और उसका असर दिखाई दिया 6 साल बाद। या वो धीरे धीरे ना आपका वहां से रिश्ता टूटना, उस कमेंट के बाद है ना, वो रिश्ता तुरंत नहीं टूटा। वो जो ननन भाभी का बहुत अच्छा सा रिश्ता था, आपने कमेंट तो मार दिया, हाँ, वो फिर भी बात करती रही क्योंकि इस तरह के रिश्तों में रिश्ते निभाने होते हैं ना। लेकिन वो पल 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 टूटता गया और 6 साल में वो टूट गया। तो आपको क्या लगा ना, आपको समझ में नहीं आया कि ये 6 साल में जो रिश्ता टूटा है या 6 साल में ये जो रिश्ते में कड़वाहट आई है, उसका जो कृति मैंने की थी, तो वो फलाने की शादी में उसने फलाने रंग की साड़ी पहनी थी और मैंने उसको फलाना वाला कमेंट कर दिया था। क्योंकि इतना दूर होता है रिश्ता टूटना और वो कमेंट, तो हम समझ नहीं पाते। तो अगर अविद्या को निकालना है तो फिर कल पल्लवी ने भी पूछा था ना, व्यवहारिक ज्ञान किस तरह से बढ़ाना है, तो उसके लिए ये 3 चीजें करनी है। हाँ, तो पहले तो जानो कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करने से आपके जीवन में खुशी आने वाली है, इसकी समझ आपको विकसित करनी है कि मैं पढ़ाई करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा, है ना। लेकिन मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है लेकिन मैं स्पोर्ट्स में ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मुझे ये बजाने की हॉबी है, मतलब तबला बजाने की या हारमोनियम बजाने की मेरी जो है हॉबी है, लेकिन मैं अपनी हॉबी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। हाँ, क्योंकि कई बार है ना, जब आपके पास स्ट्रेस नहीं रहता है तो आप इन चीजों की तरफ है ना ध्यान देना बंद कर देते हो। फिर अचानक जब स्ट्रेस आता है तो आपके पास है ना ऐसी कोई
उस ब्लॉक्ड एनर्जी को बाहर निकालने का ऐसे कोई साधन नहीं रहता, क्योंकि सालों साल आपने वो तबला बजाया ही नहीं है, सालों साल आपने कोई गीत गुनगुनाया ही नहीं है, हाँ, सालों साल आप घूमने गए ही नहीं है ना। तो अभी मैं अगर ये तबला बजाने को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, है ना, तो उसका परिणाम क्या होगा, है ना। तो इन चीजों को जानो कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ, जिस चीज की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, जिस चीज की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो इसका परिणाम क्या होगा, क्या वो मेरे जीवन में सुख लेके आएगा, क्या वो मेरे जीवन में दुख लेकर आएगा। हाँ, मैं जो भी कृति कर रहा हूँ, ये जो मैं किसी को कमेंट मार रहा हूँ, हाँ, ये मैं कहीं जो डोनेशन दे रहा हूँ, हाँ, या ये जो मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, है ना, तो उसका अच्छा परिणाम हो रहा है या बुरा परिणाम हो रहा है। कर्म के नियम को पहचानो, कर्म के नियम को पहचानो, हाँ, कि हर क्या कहते हैं, एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होता है, हर कृति का परिणाम होता है, और हर परिणाम के पीछे कोई ना कोई कृति होती है। रिश्ता यूं ही नहीं टूटता, या रिश्ता यूं ही बर्बाद नहीं होता है, या रिश्ता यूं ही गहरा भी नहीं होता है, प्यार यूं ही बढ़ता नहीं है, या प्यार यूं ही गहरा नहीं होता है। हाँ, प्यार गहरा होने के लिए और प्यार बढ़ने के लिए भी उसके पीछे आपके छोटे छोटे एक्शंस होते हैं, या रिश्ता टूटने के पीछे या रिश्ता बर्बाद करने के पीछे भी आपके छोटे छोटे एक्शंस होते हैं, छोटे छोटे कर्म होते हैं। तो कर्म नियम को पहचानो। अगर ये सब आप करते हैं, ये पहचान पाते हैं, ये व्यवहारिक ज्ञान आपके पास है, तो फिर जो है दुख आपके जीवन में आप बहुत कम कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यवहार ज्ञान आ जाने से मतलब डायरेक्ट बुद्धत्व भी आएगा। तो फिर अभी और भी अविद्या है कि अभी ये तो जान लिया मैंने, अभी इतना करके ये तो जान लिया मैंने कि मेरे जीवन को खुशहाल कैसे बनाऊं, अभी जो मिला है मुझे मृत्यु तक के जीवन को मैं खुशहाल कैसे बनाऊं और खुशी से कैसे रहूं। लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं जाना है कि हमेशा के लिए ही इस भवचक्र से निकल कैसे जाऊं, या हमेशा के लिए ही बुद्धत्व कैसे प्राप्त करूं। तो फिर इसके लिए मुझे अपनी जो आंतरिक स्पष्टता है उसको और ज्यादा क्लियर करना पड़ता है। और वो क्लियर कैसे होगी कि उसमें की अविद्या और ज्यादा आप बाहर निकाल के फेंक। तो फिर उसके लिए क्या करना है, आपको और 5 चीजें करनी है। अविद्या क्या है, प्रज्ञा क्या है, वो सब चीजें आज मैं नहीं बता रही हूँ आपको। अविद्या निकालने के लिए हमें करना क्या है वो मैं आपको बता रही। फिर इससे भी आगे जाके मतलब ये जो जीवन है मृत्यु पर्यंत का, इसको खुशहाल तो आपने बना लिया व्यवहारिक ज्ञान की बढ़ोतरी करके, कि आपने देखा कि कौन सी चीजें कुशल है, कौन सी अकुशल है। कुशल करने से मेरे जीवन में सुख आएगा, अकुशल करने से दुख आएगा। कुशल कौन सी होती है, जो अकुशल नहीं होती। तो अकुशल कौन सी होती है, जिस भी कृति के पीछे लोभ द्वेष और अविद्या है, जिस भी कृति के पीछे लोभ द्वेष और अविद्या है वो अकुशल है। अगर कोई भी चीज करने के पीछे आपका इंटेंशन अगर लोभ का है, अगर आपका द्वेष का है, और अगर आपका इग्नोरेंस वहां पे काम कर रहा है, तो वो अकुशल कृति है। लेकिन अगर आप मैत्री के आधार पे कोई कृति कर रहे हैं, हाँ, दान के आधार पे अगर आप कृति कर रहे हैं, स्पष्टता के आधार पे अगर आप कोई कृति कर रहे हैं, तो वो कुशल कृति है और वो कृति आपके जीवन में खुशहाली लाएगी। तो इस तरह से आपने अपने मृत्यु पर्यंत के जीवन को तो खुशहाल बना दिया। लेकिन अगर आपको मृत्यु से पूर्व ही इसके आगे बढ़ना है, आपको श्रोतापन्न अवस्था तक जाना है, आपको सकृदागामी बनना है, आपको अनागामी बनना है, आपको अरहंत बनना है, हाँ, तो इससे भी ज्यादा गहरे स्तर से आपको क्या कहते हैं, अविद्या को हटाना पड़ेगा। और वो अविद्या को हटा के, वो रबड़ से उसको मिटा के अपनी जो आंतरिक स्पष्टता है, हाँ, या चीजों के विषय में 100% जागृत होने की आपकी जो क्षमता है, हाँ, उसको आपको और ज्यादा प्रदूषण से दूर करना पड़ेगा, है ना, शुद्ध करना पड़ेगा, हाँ, साफ करना पड़ेगा, हाँ, चकाचक
करना पड़ेगा, सिक्स पैक करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो फिर उसके लिए आपको फिर से 5 चीजें करनी है। हाँ, और ये 5 जो है ये जागृति के, हाँ, ये बुद्धत्व की जागृति के 5 पहलू है। जब ये पांचों पहलू एक साथ साइमल्टेनियसली आपकी जागृति में आ जाते हैं और एक साथ काम करते हैं, हाँ, वो 100% अवेयरनेस रहती है, वो 100% जागृति रहती है, वो 100% आंतरिक स्पष्टता रहती है, इंट्रिंसिक क्लैरिटी रहती है। तो फिर ये 5 क्या है? तो ये जागृति के 5 पहलू क्या है वो आपको विकसित करने हैं। हाँ, तो ये या तो आप एक साथ कर सकते हैं, नहीं होता है तो जो आपको अपने स्वभाव के एकदम करीब का लगता है वहां से शुरू करो और धीरे धीरे बाकी के विकसित करो। क्या होता है ना, जब मैं इस रूम में आती हूँ क्लास लेने के लिए, है ना, तो फिर मैं पहले लाइट ऑन करती हूँ, हाँ, फिर मैं फैन ऑन करती हूँ, फिर मैं कंप्यूटर ऑन करती हूँ, है ना। तो ये मुझे एक एक करके करना पड़ता है, क्योंकि मैं लाइट और फैन और कंप्यूटर के स्विच तीनों के एक साथ नहीं चालू कर सकती। तो सबसे पहले मुझे लाइट की जरूरत होती है तो मैं लाइट चालू कर लेती हूँ, हाँ, फिर मुझे गर्मी लगती है तो मैं फैन चालू कर लेती हूँ, आज नहीं किया है, आज बंद है, और फिर मैं कंप्यूटर चालू करती हूँ। फिर कंप्यूटर चालू करने के बाद मैं जूम चालू करती हूँ। हाँ, अब क्या है, लेकिन अब भी इस वर्तमान क्षण की परिस्थिति क्या है, लेकिन इस वर्तमान क्षण की परिस्थिति क्या है, इस वक्त लाइट भी चालू है। आप कल्पना कर लीजिए, आज मैंने फैन नहीं लगाया है लेकिन मैं रोज लगाती हूँ ना। तो इस वर्तमान क्षण की परिस्थिति क्या है कि इस वक्त लाइट भी चालू है, फैन भी चालू है, कंप्यूटर भी चालू है, जूम भी चालू है, यूट्यूब भी चालू है, लेकिन ये एक साथ नहीं हुए थे। मुझे पहले लाइट चालू करना पड़ा था, फिर फैन चालू करना पड़ा था, फिर कंप्यूटर चालू किया, फिर जूम चालू किया, और फिर जयदीप ने यूट्यूब चालू किया। लेकिन इस वर्तमान क्षण में हर चीज ऑपरेशन में है, हर चीज कार्य कर रही है। तो जागृति के जो पहलू है, अगर आप में स्किल है, टैलेंट है, आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली होशियार है, तो एक साथ विकसित कर लो। लेकिन अगर नहीं होते हैं आपसे तो उस तरह से एक एक करके करो, एक एक करके करो, लाइट चालू कर दो, फैन चालू कर दो, फिर एक दिन आपके जीवन का ऐसा आएगा कि ये सब एक साथ चलेंगे, और इन जागृति के पहलुओं के माध्यम से आप चीजों को देखेंगे। फिर ना आपके अंदर वो अकड़ रहेगी, हेकेकोरपना रहेगा, स्टबर्नेस रहेगा, ना कंफ्यूजन या डाउट रहेगा, और ना ही इमोशनैलिटी रहेगी। एक ब्रेकअप हो जाता है ना, तो मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, दीवानों की तरह कितने साल वो ना उस ब्रेकअप में अटका हुआ रहता है। वो हाफ गर्लफ्रेंड पिक्चर देखी थी मैंने, है ना। तो ऐसा नहीं होगा। आप चीजों को एक्सेप्ट कर पाएंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे, आप फटाफट अपने दुख में से बाहर निकल पाएंगे। ना खुशी आपको डुबा पाएगी, ना दुख आपको डुबा पाएगा। फुट्टस लोकधम में ही हर चीज में आप जो है वो स्थिर और बैलेंस रह पाओगे। तो फिर ये चीजें क्या है, फटाफट मैं बता देती हूँ और फिर हम रुक जाएंगे आज यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला, चीजें जैसी है वैसी देखो, बिना मिर्च मसाले के, हाँ, बिना उसमें कोई मिलावट किए, बिना बाहर की ट्रेनिंग के, बिना कॉन्सेप्ट्स के, बिना स्टोरीज के, हाँ, बिना जस्टिफिकेशन के, बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना नाम के, चीजें जैसी है वैसी उसको देखो। अमिताभ बच्चन लंबा है तो मैं उसको लंबे की कल्पना, लंबे की संकल्पना और लंबे की आइडिया के थ्रू देख रही हूँ। लेकिन लंबा या नाटा ऐसा नहीं होता है, हाँ, नाटे की तुलना में लंबा लंबा होता है और लंबे की तुलना में नाटा नाटा होता है। हाँ? अगर मेरे बाजू में अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दिया जाए तो वो निश्चित ही लंबा है,
लेकिन अगर अमिताभ बच्चन से लंबा किसी व्यक्ति को अमिताभ बच्चन के बाजू में खड़ा कर दिया जाए तो फिर अमिताभ बच्चन बुटका हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो अभी 1 मिनट में जब मैं उसके बाजू में खड़ी थी तो वो लंबा हो गया, और फिर जयदीप की हाइट अमिताभ बच्चन से ज्यादा है, तो जयदीप को जब अमिताभ बच्चन के बाजू में खड़ा कर दिया जाता है तो अमिताभ बच्चन बुटका हो जाता है, नाटा हो जाता है। तो अभी एक ही सेकंड में ये फर्क कैसे पड़ गया? एक ही सेकंड में वो फिर लंबा था और एक ही सेकंड में वो नाटा हो गया, तो वो लंबा है या नाटा है? तो सच्चाई क्या है? चीजें जैसी है वैसी देखो, और जैसी है वैसी देखने का मतलब क्या है ना कि अमिताभ बच्चन ना लंबा है और ना ही अमिताभ बच्चन नाटा है, बुटका। ना लंबा है ना बुटका है, ना लंबा है ना नाटा है। हाँ, तो सच्चाई क्या है? नाटे की तुलना में वो लंबा है, लेकिन लंबे की तुलना में वो नाटा है। उंच माणसाच्या तुलनेत तो बुटका आहे आणि बुटका माणसाच्या तुलनेत तो लांब आहे। तो सच्चाई क्या है? हाँ, सीइंग थिंग्स एज दे आर, चीजें जैसी है वैसी उसको देखना, यानी ये देखना कि जो मैं देख रहा हूं वो कंपैरेटिव रियलिटी है। जिस वास्तविकता को मैं देख रहा हूं वो तुलनात्मक वास्तविकता है। तो जयदीप की तुलना में मैं गरीब हूँ, लेकिन सुशील की तुलना में मैं अमीर हूँ। तो ना मैं गरीब हूँ ना मैं अमीर हूँ। तो मेरे ऊपर ना अमीर का लेबल, अब अभी अंबानी को खड़ा कर दिया जाए तो फिर तो मैं एकदम ही बिलो पावर्टी लाइन हूँ, है ना? एकदम ही मैं बिलो पावर्टी लाइन हूँ। अगर एक्स व्यक्ति के तुलना में मैं क्या भ्रष्टाचारी हूँ, लेकिन वाई व्यक्ति की तुलना में मेरा नैतिक आचरण अच्छा है। तो ये जो भी वास्तविकता के मैं संपर्क में हूँ, ये वास्तविकता डिस्टॉर्टेड है। ये मुझे भ्रमित कर रही है, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूं, या मैं भूलते जाता हूं, या बाहर की ट्रेनिंग को इतना सच मानने लगता हूं कि मैं अमीरी हूं, मैं बदसूरती हूं, मैं खूबसूरती हूं, इतना सच मानने लगता हूं कि मैं इस वास्तविकता, मतलब आंतरिक स्पष्टता की जो मेरी वास्तविकता है उसके संपर्क में नहीं हूं, कि ये तुलनात्मक वास्तविकता है। जो भी आप देख रहे हैं ये तुलनात्मक वास्तविकता है। ये नीले की तुलना में गुलाबी है और ये गुलाबी है तो ये नीला है, ये अलग दिख रहे शेड्स, इसलिए इसके अलग नाम है। तो चीजें प्रैक्टिस करो आप कि चीजें जैसी है वैसी देखो, उसमें कोई मिलावट मत करो कि ये सुंदर है, ये बदसूरत है, ये पढ़ा लिखा है, ये अमीर है। ये थोड़े से ही शब्द में बोल पाऊंगी, लेकिन हर चीज को आप देखो। हाँ, तो ये माँ है यार, ये वास्तविकता नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है। वो एक व्यक्ति भी है, वो एक बहन भी है, वो एक प्रोफेशनल वुमन भी है ना? वो एक समाज सेविका भी है, जो भी है। तो चीजें जैसी है वैसी देखो ना। तो सिर्फ माँ क्यों देख रहे हो, सिर्फ बच्चा क्यों देख रहे हो? वो सब कुछ देखो। दूसरा पहलू आपको क्या विकसित करना है ना, कि आपको चीजों की समानता को देखना है। आपकी चीजों को, आपको चीजों की समानता को देखना है। हाँ? तो आप में और मुझ में क्या समानता है? हाँ, मेरा आप भले ही पुरुष हो सकते हैं, आप भले ही फ्रेंच हो सकते हैं, आप भले ही जर्मन, रशियन, है ना, हिंदुस्तानी, मुस्लिम, सिख, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपके और मेरे जीवन की सच्चाई क्या है? हाँ, आपका जन्म हुआ, आप बड़े हो रहे हैं, आप बूढ़े होंगे और आप मर जाएंगे। मेरा भी जन्म हुआ है, मैं भी बड़ी हो रही हूँ, मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। आप भी बीमार पड़ते हो, मैं भी बीमार पड़ती हूँ। क्या फर्क पड़ता है कि आप स्त्री के शरीर में हो और मैं पुरुष के शरीर में हूँ? आपका आपका पैसा अगर शेयर मार्केट में लगा हुआ और शेयर मार्केट गिर जाता है तो आपको भी दुख होता है,
हाँ, मेरा पैसा उसी शेयर मार्केट में लगा हुआ है, शेयर मार्केट गिर जाता है तो मुझे भी दुख होता है। हम्म? आप गिरते हैं और आप कोमा में जाते हैं तो आप चीजों को कुछ समझ नहीं पाते हैं। मैं गिरती हूँ और मैं कोमा में जाती हूँ तो मैं भी चीजों को समझ नहीं पाती हूँ। तो आप अगर बाहर की ट्रेनिंग से दुनिया को देख रहे हैं तो मैं भी बाहर की ट्रेनिंग से दुनिया को देख रही हूँ। आपको अगर सिखाया गया है चाचा मामा और सास के साथ ऐसा बर्ताव करते तो मेरे को भी वैसे सिखाया गया है कि चाचा मामा और सास के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। तो हमें समानता को देखना है। दूसरी ट्रेनिंग हमें क्या लेनी है? अविद्या को निकालने के लिए। इससे क्या होगा? विद्या डेवलप होगी। तो जागृति को विकसित करने का, शुद्ध करने का दूसरा पहलू क्या है, या जागृति का दूसरा पहलू क्या है कि आप चीजों की लाइकनेस को देखते, सिमिलैरिटी को देखते, सेमनेस को देखते, सरीकेपन को देखते कि क्या एक जैसा है आप में और मुझ में। ये मत देखो कि आप स्त्री और मैं पुरुष हूं, ये आपने अलग देखा। ये देखो कि सेम क्या है यार। आपका ब्रेकअप होता है, दर्द होता है आपको, मेरा ब्रेकअप होता है, मुझे भी दर्द होता है। आपकी जॉब चली जाती है, आपको दर्द होता है, मेरी जॉब चली जाती है, मुझे भी दर्द होता है ना। आपको प्रमोशन मिलती है, खुशी होती है, आपको, मेरे को प्रमोशन मिलती है, मुझे भी खुशी होती है। आप किसी दूसरे की पार्टी में जाते हो और एक दो पेग ज्यादा लेते हो, मैं भी किसी दूसरे की पार्टी में जाती हूँ ना तो एक दो पेग ज्यादा लेती हूँ। आपके अंदर लोभ है, मेरे अंदर भी लोभ है। आपके अंदर द्वेष है, मेरे अंदर भी द्वेष है। सरीका जो है ना, देखने की प्रैक्टिस करनी है हमको आज से, अभी से, इस क्षण से। अगर हम वाकई उस दरवाजे की कड़ी को बाहर निकाल कर फेंकना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं है नाक में से बाहर फेंक दिया। तीसरा आपको क्या देखना है ना, कि उसकी माइन्यूट डिटेल्स को देखना है। जो भी चीज आप देख रहे हो, तो इतना मत देखो कि पत्ता है यार, उस पत्ते के बीच में से ना एक और टहनी जाती है। उसकी और पत्ते के अंदर भी बहुत छोटी छोटी टहनियां होती है। कभी पीपल के पत्ते को देखा होगा, सुखा के फिर पूरी जाली जाली बनती है। तो जब वो पीपल का पत्ता हरा हरा होता है, तब क्या आपने इन बारीकियों को देखा है? सूखने के बाद जब जाली जाली देखते हैं तो बहुत खुश होते हो, सबको दिखाते हैं, है ना। लेकिन क्या पहले आपने उन बारीकियों को देखा? तो इतना मत देखो ना कि मैं मोक्ष सारा हूं, मेरी हर छोटी छोटी बारीकी को देखो ना। अच्छाई भी देखो, बुराई भी देखो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ अच्छाई देखना है आपको, लेकिन उसकी हर माइन्यूट डिटेल्स को देखो। तो फिर आप जॉब छोड़ने का निर्णय ले रहे हो, या नया जॉब लेने का निर्णय ले रहे हो, तो उसके हर बारीक पहलू को देखो। किसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, मेरे जीवन में क्या अच्छा आने वाला है, मेरे जीवन में क्या बुरा आने वाला है, कौन सी चीज खोने वाला हूँ, कौन सी चीज पाने वाला हूँ। तो तीसरा आपको क्या आदत लगानी है कि हर माइन्यूट डिटेल को देखना है। हर माइन्यूट डिटेल को देखना है। चौथा, आपको उस जिस चीज को आप देख रहे हो, जो भी आपका ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन है, जो भी आपका फोकस है, उसकी यूनिकनेस को देखो। तो फिर मोक्षसारा को देख रहे हो तो मोक्षसारा की यूनिकनेस क्या है? तो मोक्षसारा सबके जैसी भी है ना। और उसकी बारीकियों को भी आपने देख लिया। लेकिन फिर उसकी कोई एक तो खासियत है जो दूसरों में नहीं है। उसकी कोई एक तो खासियत है जो दूसरों में नहीं है, और वो अपने तरीके से यूनिक है। जैसे क्या कहते हैं उसको, केचुआ कहते हैं क्या, गांडूळ म्हणतात मराठी में, अर्थवर्म बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो जो काम अर्थवर्म कर सकता है वो सांप नहीं कर सकता, भले दोनों एक जैसे दिखते हैं, भले दोनों जमीन के अंदर जा सकते। जो काम चींटी कर सकती है, चींटियों का बिल बनाने का, वो काम सांप नहीं कर सकता है। सांप जाके रह सकता है उसमें, लेकिन वो चींटी का काम नहीं कर सकता है।
जो काम मेंढक कर सकता है वो कौवा नहीं कर सकता। तो कोई एक काम ऐसा है जो मैं कर सकती हूँ, आप नहीं कर सकते, या आप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर दोनों करने का तरीका एक नहीं हो सकता, है ना, यूनिक होगा। 100% सेम कोई नहीं होता। कॉन्ग्रुएंट बोलते ना मैथ्स में, हम मैथ्स सॉल्व करते थे, एंड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी का मतलब क्या होता है, ए और बी एकदम एकदम सेम है, लेकिन एक और साइन होता था वहां पे, सिमिलर। ए इज सिमिलर टू बी, या ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी, क्योंकि वो 100% है ना, एक दूसरे से मैच नहीं कर सकते। और क्योंकि वो 100% कोई भी दो लोग एक दूसरे से मैच नहीं कर सकते, इसलिए उनकी एक बात यूनिक होती है। दो जुड़वा भाई एक ही माँ बाप से पैदा हुए, एक ही गर्भ में, एक ही सेल का विभाजन होके, एक ही सेल होता है, एक सेल का जब विभाजन होता है तभी ट्विन्स बनते हैं। एक ही स्त्री बीज और एक ही पुरुष बीज से एक सेल बनता है। वो जब टूट के दो सेल डिवीजन से उसके दो सेल बनते, तब वो जुड़वे होते, है ना। लेकिन तो फिर वो दोनों लड़के ही होंगे या फिर दोनों लड़कियां ही होंगी। हाँ, तो एक ही सेल से बनके भी जब वो जुड़वों को भी जब आप देखते हैं, मैंने बहुत जुड़वा भाई देखे और जुड़वा बहन बहन देखी है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वो यूनिक होते हैं। लेकिन है ना, ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एक लड़का एक लड़की पैदा होती है ना, वो उनको जुड़वे बोलते हैं हम, लेकिन वो जुड़वे नहीं होते। वहां पे दो स्त्री बीज होते हैं और दो पुरुष बीज होते हैं। वो डबल फर्टिलाइजेशन है, वो तो अलग अलग ही बने हैं, उनका कोई कनेक्शन नहीं। जब एक भाई और एक बहन बनता है ना ऐसे, तो वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन जब एक ही सेल टूट के दो बनते हैं, तो वो दोनों या तो लड़के ही होते हैं या तो दोनों लड़कियां ही होती हैं। तो एक ही सेल से उत्पन्न हुए हैं वो, लेकिन फिर भी वो जमीन आसमान का उनमें फर्क रहता है। तो जब भी आप किसी चीज को देख रहे हो ना, तो फिर इसकी यूनिकनेस क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत क्या है। और जब आप किसी की खासियत को देखते हो ना, तो आप उसको अप्रिशिएट करते हो। ये क्वालिटी ना एक्चुअली बहुत, जो कॉर्पोरेट में ना प्रोजेक्ट मैनेजर्स या मैनेजर्स होते हैं ना, उनमें ये स्किल बहुत होता है कि वो ना लोगों की खासियत को देखते हैं, क्योंकि वो खासियत को देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं ना, तो उनको तुरंत याद आता है, अच्छा ये काम करना है ना, फिर यहाँ तो बिल्कुल जयदीप को ही भेजना चाहिए, ये फटाफट कर लेगा। अच्छा वो काम करना है ना, तो फिर ये बस सुशील ही कर सकता है। हाँ, अच्छा वहां पे जाना है क्या, और वहां पे बहुत ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत है क्या, फिर यहाँ तो बस विकास को ही भेजना चाहिए। हाँ, तो उनकी खासियत क्या है, ये जब वो देख पाते हैं, और फिर उनको ना तुरंत पता चलता है कि इसको यूज कहाँ पे किया जाता है, क्योंकि वो यूनिकनेस को देखने की उनकी नजर रहती है, और वो बहुत इफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स बनते हैं। क्योंकि उनको प्रोजेक्ट को, टीम को लीड करना पड़ता है ना। तो अगर आपको यूनिकनेस को लोगों की देखने की आदत नहीं है, तो फिर आप नहीं, कोई भी काम किसी को भी दे देंगे और फिर वो उसका कुछ भी कचरा कर देगा। और मुझे भी बहुत बोलना आता है, हाँ, लेकिन वो जहां जो बोलना है वहां पे अगर वो बोलना नहीं आता है, तो फिर मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ? तो कोई बिजनेस डेलीगेशन है ना, तो वहां पे मोक्ष सारा को बेच के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पैसे के टर्म्स में सोच ही नहीं पाती है ना। तो वो चाहे कितना भी बोलेगी। हाँ? तो ये लोगों की जो खासियत होती है, उसकी यूनिकनेस को देखना, ये हमें डेवलप करना है। और अंत में हमें चीजों की सच्चाई को देखने की आदत लगानी है। ये बाकी की सारी चीजें तो हमने देखी, लेकिन फिर चीजों की वास्तविकता को देखने की हमें आदत लगानी है। वो ट्रुथ, रियलिटी ऑफ थिंग्स तो क्या है, कि सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। मेरा जीना खाने के ऊपर निर्भर है, खाना फसल के ऊपर निर्भर है, फसल जमीन, खाद और बारिश के ऊपर निर्भर है, बारिश बादलों के ऊपर निर्भर है, बादल
तापमान, टेम्परेचर और हवा के ऊपर निर्भर है। हाँ, हवा प्रेशर के ऊपर निर्भर है। हाँ, तो कोई भी चीज जो है वो आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी चीज जो है इंडिपेंडेंट नहीं है। इस वक्त मैं अलग दिख रही हूँ क्योंकि मैं अविद्या में से देख रही हूँ, मैं ट्रेनिंग में से देख रही हूँ, लेकिन इस वक्त मैं सांस ले रही हूँ, वो हवा पेड़ों से आ रही है। पेड़ों का जिंदा रहना जरूरी है। पेड़ जमीन के ऊपर निर्भर है। हाँ, पेड़ पानी के ऊपर निर्भर है। तो मैं भले ही आपको ऐसे दिख रही हूँ कि मेरे तार कहीं जुड़े हुए नहीं है और मैं बहुत ही अलग थलग यहाँ पे बैठी हूँ, लेकिन नहीं, ये पूरी दुनिया इंटरडिपेंडेंट है। हम सभी, इस प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, ये पृथ्वी है, हाँ, ये सारा ही अरेंजमेंट जो है वो इंटरडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है। आत्मनिर्भर कुछ भी नहीं है। हम एक दूसरे पे निर्भर है। इस वास्तविकता को आपको पहचानना पड़ेगा। तभी आप सराहना कर पाएंगे दूसरे की। आपकी जॉब उस कंपनी के ऊपर डिपेंड है, वो कंपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड है, गवर्नमेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, गवर्नमेंट आपके वोटों के ऊपर डिपेंड है, आपका वोट आपकी अकल पे डिपेंड है, आपकी समझदारी पे डिपेंड है। आपकी समझदारी आपकी अविद्या और प्रज्ञा के ऊपर डिपेंड है। आपकी अविद्या और प्रज्ञा आपके कर्म नियम को पहचानने ना पहचानने के ऊपर डिपेंड है। हाँ, तो इंटरडिपेंडेंट है। और सारा झमेला क्या है ना, कि एक इंटरडिपेंडेंट दुनिया में हम इंडिपेंडेंट रियलिटी को जीने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुमकिन ही नहीं है। तो हमें जब सच्चाई को देखना है तो हमें इस सच्चाई को देखना है कि हमें इंटरडिपेंडेंस को देखना है। हाँ? दूसरा, हर चीज अनित्य है। हर चीज अनित्य है, चाहे आपकी खूबसूरती हो, आपकी बदसूरती हो। कुछ सालों पहले मैं बहुत बदसूरत थी अभी की तुलना में। अब तुलनात्मक वास्तविकता है ना, तो अभी भी मैं बदसूरत हूँ, लेकिन अभी की तुलना में तो मैं ज्यादा बदसूरत थी। हाँ? तो ये जो चीज है ना, ये अनित्य है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो उसको आपको देखना है। ये रिश्ता अभी ऐसा है, लेकिन कल अच्छा भी हो सकता है और कल बुरा भी हो सकता है। लेकिन ये अच्छा होगा या बुरा होगा, ये आपके एक्शंस तय करेंगे। ये पावर आपके हाथ में है। और तीसरा, कि किसी भी चीज में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको जिंदगी भर के लिए खुश कर सके। किसी भी चीज में, ऐसी चीज में जो अन्य चीजों के ऊपर निर्भर है, अन्य चीजों के ऊपर निर्भर होने वाली किसी भी चीज में इतनी ताकत नहीं है। हाँ? या जो चीज खुद संस्कारित है, जो चीज खुद कई चीजों के एक साथ आने से बनी हुई है, या जिस चीज का अस्तित्व खुद कई चीजों के ऊपर निर्भर करता है, उस ऐसी किसी भी चीज में आपको हमेशा के लिए खुशी देने की ताकत नहीं। जैसे बोलते हैं ना, मतलब हमारे यूथ के क्लास में हमारा ये एकदम क्या बोलते परमानेंट एग्जाम्पल है पीनट बटर जैम का। क्योंकि मैं दुखी होती हूँ ना, तो फिर क्या होता है ना, मैं चॉकलेट खा लेती हूँ। तो हम चॉकलेट वगैरह या गुलाब जामुन, या बहुत लोग है ना दुखी होते हैं ना, तो फिर शराब पियेंगे, है ना। तो क्या हमें लगता है ना कि वो चॉकलेट मुझे ना खुशी देने वाला है, हा? या वो शराब का एक पैग ना मुझे खुशी देने वाला है, हाँ? या वो गुलाब जामुन है ना मुझे खुशी देने वाला है, या किसी सहेली से बात कर लूंगी ना तो वो मुझे खुशी देने वाली है, हाँ? तो मुझे ये बताइए कि अगर उस पीनट बटर जैम में वाकई में आपको खुशी देने की काबिलियत है, तो उसका पहला निवाला लेते ही
पहला बाइट लेते ही, पहला घूंट लेते ही आपके दुख दर्द हमेशा के लिए दूर क्यों नहीं होते? आपको दूसरे घूंट की जरूरत क्यों पड़ती है? आपकी सहेली के साथ बात करके अपनी ननद जेठानी सास बहू की चुगली करके आपके दुख दर्द अगर इतने ही कम होते हैं तो आपको हर रोज अपने बहू की बातें करने की क्या जरूरत पड़ती है? आपको हर रोज अपनी सास की बात करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वो टेम्पररी है, उसमें परमानेंट सुख देने की काबिलियत नहीं है, इसलिए आपको दोबारा से पीनट बटर जैम की जरूरत पड़ती है, आपको दोबारा से चॉकलेट की जरूरत पड़ती है। वो निश्चित ही चॉकलेट आपको सुख देता है, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए। निश्चित ही अपनी बहू की बुराई अपने सहेली के पास करके या अपनी सास की बुराई अपनी सहेली के पास करके आपको सुकून मिलता है, दुख कम किए हुए जैसा लगता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। अगर उसमें परमानेंट खुशी देने की आपको ताकत होती तो एक बार वो चॉकलेट खाने के बाद आपको चॉकलेट के दूसरे निवाले की, दूसरे बाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती। शराब का एक घूंट पीने से आपके दुख दर्द अगर दूर हो सकते तो आपको शराब के दूसरे घूंट पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती। निश्चित ही आप दोस्तों के साथ बैठ के एंजॉय करते, हाँ, लेकिन फिर आपको हर हफ्ते बैठने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर इतना ही आपको उसमें से फन मिलता है, एंजॉयमेंट मिलता है, तो आप जिंदगी भर के लिए खुश क्यों नहीं हो जाते? तो मेरे स्कूल के दोस्त थे, हर बुधवार को दारू पीने बैठते और चाहे दुनिया भर की चीजें भूल जाएंगे लेकिन बुधवार नहीं भूलेंगे बिल्कुल। और इस हद तक मैंने पिछले भी एक क्लास में आपको बताया था, बुधवार उनका एक साथ आने का दिन है और स्कूल की दोस्ती अभी तक उनकी मेंटेन है। और स्कूल की दोस्ती, इस जिगरी दोस्ती क्यों मेंटेन है? क्योंकि ये बुधवार को साथ में आना, एंजॉय करना, फिर स्ट्रेस निकल जाता है काम का, फन वन वन। लेकिन फिर अगर यही वो है तो फिर वो हमेशा के लिए खुशी क्यों नहीं मिलती? हाँ? फिर नागिन डांस करने तक और लौटने तक और सब होश खोने तक सिर्फ एक उस दिन कम पीता है। ये उन्होंने मुझसे शेयर किया कि बाकी के लोग दबा के पिएंगे, एक जन की वो ऐसे ड्यूटी लगती है कि एक कम पिएगा, क्योंकि फिर वो ना गाड़ी ड्राइव करके बाकी के लोगों को ना घर पे छोड़ के आएगा। हाँ? लेकिन फिर बाकी के लोगों को वो फुल उस दिन वो फ्रीडम होता है कि फिर उनको जितनी पीनी है पियो। और फिर घर वालों को भी अभी आदत पड़ गई कि एक बुधवार के दिन तो पीते हैं ये लोग, तो जाने दो ऐसे करके। ऐसे बात वो नहीं है, लेकिन अगर उसमें वो काबिलियत है तो फिर आप जिंदगी भर के लिए खुश क्यों नहीं होते? तो आपको ये चीजें पहचाननी पड़ेगी, है ना, कि कोई भी चीज जो दूसरी चीजों के ऊपर निर्भर है ना, जैसे वो शराब है ना, वो ब्रांड, वो कंपनी के ऊपर निर्भर है, वो कंपनी अपने फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, एम्प्लॉयज के ऊपर, कच्चा माल मिलने के ऊपर निर्भर है। वो कच्चा माल नहीं मिला है ना, तो वो ब्रांड की क्वालिटी जो है ना थोड़ी सी फर्क पड़ जाएगी, फिर आपको वो स्वाद नहीं मिलेगा, है ना, वो ब्रांड, वो वाले पर्टिकुलर शराब का वो वाला पर्टिकुलर स्वाद। तो उतना ही पैसा करके वही ब्रांड खरीदा, फिर भी वो स्वाद नहीं मिल रहा है, तो फिर आप दुखी हो, है ना। तो कोई भी चीज, वो स्वाद अगर दूसरी चीजों पे निर्भर कर रहा है तो फिर उसमें अपने आप में इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपको परमानेंट सुख दे सके। व्यक्ति, जैसे कल ही मैंने बोला, अगर मेरा स्वभाव और मेरा प्यार से बात करना मेरे फाइनेंशियल पोजीशन और मेरे नौकरी के ऊपर डिपेंड करता है, नौकरी फिर किसी और के ऊपर डिपेंड करती है, तो फिर एक व्यक्ति के तौर पे मैं भी आपको परमानेंट खुशी देने में सक्षम नहीं हूँ, या मैं किसी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर परमानेंट खुशी पाने के लिए जो है ना वो निर्भर नहीं दे सकती। बाहर आपको ये देखना पड़ेगा, बाहर की दुनिया में कोई भी मशीन ऐसी नहीं है कि जिसके पास आप जाओ सको, फिर वो पीनट बटर जैम हो, वो शराब हो, वो सहेलियां हो, वो लोग हो, या कुछ भी हो, है ना, कि आप उसके सामने जा सको और बोल सको कि मेक मी हैप्पी, मुझे खुश कर दो, और वो आपको खुश कर देगी।
ऐसी कोई मशीन नहीं है, वो केवल अंदर से हो सकता है। और जब आप इस वास्तविकता के कांटेक्ट में आते हो, तो फिर जब आप सच्चाई के साथ तालमेल बिठा के अपना जीवन जीते हो, तो फिर क्या कहते हैं, वो विद्या विकसित हो रही है, क्योंकि अब हम बिना ट्रेनिंग के, बिना कंफ्यूजन के हम चीजों को नहीं देख रहे। तो अब ये चीजें डेवलप होके क्या होगा, ये चीजों को विकसित करके, इसका विकास करके अविद्या कैसे कम होगी, तो मैं कैसे बताऊं आपको, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। तो मान लो कि ये एक ग्लास है ना, और इस ग्लास में यहां तक के गंदा पानी भरा हुआ है, और इस गंदे पानी को बाहर फेंकने का मेरे पास कोई जरिया नहीं है। इस गंदे पानी को बाहर फेंकने का, ऐसे नहीं क्या फेंक देने का, मेरे पास कोई मेथड नहीं है, कोई जरिया नहीं है, कोई तरीका नहीं। हाँ? लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये गंदगी जो मेरे ग्लास में भरी हुई है ये कम हो, हाँ? और ये पूरी तरह से साफ पानी से मेरा ग्लास भर जाए। तो फिर क्या तरीका है, स्कूल के बच्चे भी इसका जवाब दे देते, क्योंकि आप सब लोग म्यूट हो इसलिए मैं आपको नहीं पूछूंगी। हाँ, तो क्या करना पड़ता है ना, कि इस गंदे पानी के ग्लास में साफ पानी डालते रहना पड़ता है, डालते रहना पड़ता है, डालते रहना पड़ता है। फिर क्या होता है ना, ग्लास भर जाता है। हाँ, गंदा पानी और साफ पानी, थोड़ा सा फीका पानी बन जाता है। लेकिन जब आप उसमें साफ पानी डालते रहोगे, डालते रहोगे, डालते रहोगे, तो एक मोमेंट ऐसा आ जाता है, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। ग्लास लो, थोड़ा सा कीचड़ कर दो उसमें, और फिर नल से उसमें पानी डालते रहो, या दूसरे ग्लास से आप पानी उसमें डालते रहो। तो क्या होगा ना, सारा कीचड़ भरा पानी ना बह के बाहर निकल जाएगा, और धीरे धीरे वो ग्लास जो है ना वो साफ पानी से भर जाएगा। लेकिन इसके लिए जितना कीचड़ वाला पानी होगा ना, उसके कम से कम 10 गुना आपको साफ पानी डालना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके देख लो आप घर पे ये। हाँ, तो ये कीचड़ भरा पानी इतना ही होगा, लेकिन इतना ही साफ पानी डालने से पूरे ग्लास में साफ पानी नहीं आ जाता है। तो इसके कई गुना ज्यादा पानी आपको, ये एक गिलास, ये आधा ग्लास है, तो आपको 5-6 ग्लास या उससे भी ज्यादा पानी डालना पड़ेगा इसको पूरी तरह से साफ करने के लिए। तो ये अविद्या आपके अंदर पहले से भरी हुई है, और अविद्या को निकाल के बाहर फेंकने का ऐसे सीधे सीधे ऐसे कोई मेथड नहीं है कि ये यार ये इसको काट दो, हाथ को खून बहा दो, हाँ ये ऐसे ऐसे साफ कर दो, वैसे वैसे साफ कर दो, शैम्पू लगा लो, साबुन लगा लो, इस तरह से और अविद्या को बाहर निकालने का कोई आपके पास तरीका नहीं है। तो ये एक ही तरीका है कि विद्या की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो अपने व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाना शुरू कर दो, और जागृति के 5 पहलुओं को बढ़ाना शुरू कर दो। हाँ, वो जो मन के ऊपर ट्रेनिंग है आपके कोरे कागज के ऊपर, तो वो एक मानसिक रबड़ लो लेकर आ जाओ, बनाओ खुद ना, बाजार में नहीं मिलता है तो अपने कागज को फिर से कोरा करो। हाँ, चीजों को यूटिलिटी के तौर पे मत देखो, उसकी वास्तविक है ना ब्यूटी के कांटेक्ट में आओ। कुशल को पहचानो, अकुशल को पहचानो, पहचानो की कृति को परिणाम होता है, आदत लगाओ, कौन सी एक्शन करने से क्या होगा, कर्म नियम को जानो, और जागृति के 5 पहलू को विकसित करो। ये वो साफ पानी डालना हुआ, इसकी आज से, अभी से, इस क्षण से अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर ये अविद्या या ये दरवाजे को बंद करने वाली ये जो कुंडी है ना, ये आपके शरीर में से बाहर निकल जाएगी। और फिर वो बाहर निकलने के बाद मेरे एंथिल में से, मेरे वम्मिक में से मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, ये आप इमेजिन करो या प्रैक्टिस करो। डिफरेंस, फर्क जो है वो खुद ही देखो, फर्क जो है वो खुद ही देखो। यही पस्सी को ओपनाई को ना पच्चतंग वेदी तब वो भी, आओ देखो, आओ देखो, आजमाओ। ठीक है, जिंदगी भर करना आपको बहुत भारी पड़ रहा है तो महीने भर के लिए करके देखो। अपना स्टडी खत्म हो रहा है,
25 दिन में, तब तक के लिए करके देखो। अगर अच्छा फायदे का लग रहा है तो लाइफ लॉन्ग करो, नहीं लग रहा है तो छोड़ दो। मेरे को पर्सनली तो बहुत फायदा हुआ है तो मैं फॉलो करती हूँ। मेरे बहुत सारे दुख दर्द गम तकलीफें, लोगों के साथ के रिलेशंस बहुत इम्प्रूव हुए। भले ही मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं लोगों के साथ जा जा के बात नहीं करती, लेकिन एक जो लोगों को देखने का नजरिया है, या लोगों को माफ करना हुआ, या बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना हुआ, ये बहुत सारे जो बेनिफिट्स है मैं नहीं बताऊंगी आपको, आप अपना अपना खुद ही देख लो क्या होता है इसमें। तो ये है, तो ये 5 चीजें कि आपको चीजों को जैसा है वैसा देखना है, आपको सेमनेस देखना है, सरीकापन देखना है, आपको उसकी हर बारीकी को देखना है, आपको उसकी खासियत को देखना है, और आपको उसकी सच्चाई को देखना है। सच्चाई को देखने का माने ये है, सच्चाई को देखने के मायने ये है कि आपको देखना है कि कोई भी चीज आत्मनिर्भर नहीं है, वो निर्भर करती। तो फिर आप अप्रिसिएशन करोगे हवा का, आप अप्रिसिएशन करोगे उस पेड़ का जहां से आपको ऑक्सीजन मिलता है, आप ध्यान रखोगे उस जमीन का जो उस पेड़ को ये करती है। हाँ, तो जब आप ये देखते हैं, इंटरडिपेंडेंस देखते हैं, तो चीजों के साथ आपके रिश्ते बदलते हैं। हाँ, आप देखते हैं कि अनित्यता, तो अनित्यता जब आप देखते हैं तो आप उसी मोमेंट में, उसी वर्तमान क्षण में, है ना, उसका आनंद लेते। आने वाला पल जाने वाला है, और जाने वाला पल आने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल जो ये जाने वाला है। तो बोलते हैं कि एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, मतलब एक बार वक्त से एक पल गिर गया, लम्हा गिर गया। हाँ, फिर वहां दास्ता मिली, लम्हा मिला नहीं, लम्हा तो गुजर गया, और फिर उस लम्हे की वहां पे मुझे दास्ता मिली। तो वो जो चला जाएगा ना, वो चला जाएगा। तो अभी, हाँ, कि जब मेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे ना, तब मैं उनकी देखभाल करूंगा। क्या पता आप रहोगे या नहीं रहोगे, आप कहीं अब्रॉड में रहोगे, हाँ, आप कहीं नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में रहोगे, हाँ, या आप होंगे ही नहीं इस दुनिया में। हाँ, तो अपनी खुद की भी अनित्यता को पहचानो, तो अभी कर लो। हम्म। और किसी भी चीज में, तीसरी बात, किसी भी चीज में आपको मतलब किसी भी चीज में नहीं, जो चीज दूसरी चीजों के ऊपर निर्भर है अपनी अस्तित्व के लिए, हाँ, या जिसका अस्तित्व दूसरी चीजों के ऊपर निर्भर है, जो खुद संस्कारित है, जो खुद कई चीजों के एक साथ आने से बनी हुई है, ऐसी कोई भी चीज में वो क्षमता नहीं है कि जो आपको स्थायी सुख प्रदान कर सके, जो आपको परमानेंट सुख प्रदान कर सके। बाहर की दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है कि जिसको जाके आप बोल दो, इंसान नहीं है कि जिसको जाके आप बोल दो कि मुझे खुश कर दो, मेक मी हैप्पी, और फिर वो आपको खुश करते। तो ये अगर आप करते रहोगे, ये विद्या के पहलू है, और विद्या को अगर आप विकसित करते रहोगे तो साफ पानी अपने ग्लास में डालते रहोगे, और फिर ये अविद्या एक दिन, वो विद्या इतनी बढ़ जाएगी ना कि अविद्या के लिए जगह ही नहीं बचेगी। वो या तो डाइल्यूट हो जाएगी, फीकी हो जाएगी, हाँ, और एक दिन वो यूं ही आपके अंदर से निकल जाएगी। तो टेंशन मत लो कि आपको अविद्या को दूर करना नहीं आता है, आपको मालूम है कि विद्या को कैसे विकसित करना है, साफ पानी कैसे करना है, डालो 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 डालो। तो मेरा मकसद ये था, हाँ, क्योंकि हमें क्या बोला है ना कि उसको फेंक दो, तो उस ग्लास को खाली कर दो, उसको ना फेंक दो। क्यों? क्योंकि वो क्लेश निर्माण करेगी। अविद्या क्या करेगी? क्लेश निर्माण करेगी। और क्लेश क्या करेगा ना, क्लेश आपके जीवन में दुख निर्माण करेगा। ना केवल दुख निर्माण करेगा, वो आपको बुद्धत्व तक जाने नहीं देगा, आपका विकास नहीं होने देगा। आप जहां पे अटके हो, आप वहीं पे अटक के रह जाओ। तो बस बहुत वक्त हो चला है, मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगी। जाते जाते मेरे को ना कभी कभी बहुत अफसोस होता है ना कि मेरे को ना गाना नहीं आता है करके, मेरा गाना गाने का मन कर रहा है अभी। तो 100 बातों की एक बात, मतलब ये पूरा टॉक, हाँ, कि अविद्या को दूर कैसे करना है ना, तो हमें अपने देखने का तरीका बदलना है। और हर चीज को जब आप देख रहे हो ना, तो उसको देखते वक्त है ना, उस चीज को मान लो कि इसको भी मुझे देखना है,
बिना ट्रेनिंग के देखना है, तो फिर इसको मुझे क्या बोलना है ना। तो एक बहुत सुंदर सा गाना है, आप यूट्यूब पे बाद में सर्च करना, और इसलिए सर्च करना क्योंकि मैं आपको गा के नहीं सुना सकती, काश मैं गा सकती तो मैं आपको बहुत अच्छे से गा के सुनाती। हाँ, तो वो गाना इस तरह से कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। क्योंकि जब अजनबी रहते हैं ना तो हम पूरे फ्रेश माइंड से ना उसको जानने की कोशिश करते हैं। हाँ? लेकिन जब हमको पहले से मालूम रहता है ना कि ये फलाने क्वार्टर में रहता है, ये फलाने शहर का, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, तो फिर हमको ऐसा लगता है ना अब इसके बारे में जानने के लिए कुछ है ही नहीं। ये वज्रबेल का डंडा है, या ये ब्लैक बोर्ड है, या ये हरा कलर है, तो हमें क्या लगता है ना कि हम बस उसको जान गए। तो हमें अगर विद्या को डेवलप करना है और अगर हमको अविद्या को दूर करना है, तो जब भी हम किसी चीज के कांटेक्ट में आएंगे तो हमारा वो मानसिक रबड़ से पूरा ट्रेनिंग मिटाया हुआ होना चाहिए, पूरा ट्रेनिंग मिटाया होना चाहिए, पूरा कोरा कागज होना चाहिए, मेरे फ्रेश इंद्रियों से हर पल नया, हर एक्सपीरियंस नया। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। फिर यूटिलिटेरियन की है ना, न तुम कोई उम्मीद करो दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मैं कोई उम्मीद करूं तुमसे दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो आज के लिए आपके लिए होमवर्क है कि यूट्यूब पे जाके ये गाना सुनना, जरूर सोचना कि मैं गा रही हूँ, और उस एटीट्यूड से, उस फ्रेशनेस से, उस अप्रोच से आपको दुनिया को नए तरीके से देखना है। तो वो होगा इंट्रिंसिक क्लैरिटी की तरफ जाना। इसमें से कुछ रह जाता है तो हम बात के सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम यहीं रुक जाएंगे। आज ना कोई क्वेश्चन होगा, ना कोई बातचीत होगा। यही जो सन्नाटा है, यही जो खामोशी है, यही जो हमने सुना है, इसके ऊपर हम सिर्फ सोचेंगे। हाँ, फिर इसमें से जो क्वेश्चन रहेंगे, प्रैक्टिस रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए मुझे। हाँ, कि जिससे आपकी प्रैक्टिस को मदद मिलने वाली है, जिसको आपको मदद मिलने वाली है। जानकारी वाले क्वेश्चंस में मुझे पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जानकारी आपको किताबों में, गूगल में, यूट्यूब में, हर जगह मिल जाएगी। हाँ, मुझसे ये पूछो विद्या को कैसे डेवलप करना है, हाँ, वो मुझसे पूछो। या ये जो हमने आज सीखा है, इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए अगर आपको और ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है, इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए अगर आपको इसको और ज्यादा समझने की जरूरत है, तो मुझसे सवाल पूछो। तो आज एकदम खामोशी, एकदम सन्नाटा, यहाँ पे हम रुक जाएंगे। हाँ, इससे रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगी, और मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी तीनों को ही, विकास को, जयदीप को, सुशील को, और भी बहुत सारे लोग जिनके नाम तुरंत मैं नहीं ले रही हूँ, जो बहुत बैकग्राउंड में से, बहुत पीछे से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैसेजेस रोटेट कर रहे हैं, या वो जो भी है, जिनकी वजह से मैं आपसे बात कर पाती हूँ, आप तक पहुंच पाती हूँ, है ना। तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू फिर एक बार, आज के सेशन को बहुत अच्छे तरह से हैंडल करने के लिए, यूट्यूब पे भी और जूम पे भी। और उम्मीद है कि हम फिर कल मिलेंगे, आपका इंटरेस्ट बरकरार रहेगा। और मेंढक क्या है, और मेंढक को क्यों फेंकना है, और मेंढक को किस तरह से फेंकना है, ये देखने के लिए हम कल फिर एक बार मिलेंगे। तो आज यही हम रुक जाते हैं। सभी को शुभ रात्रि, नमो बुद्धाय।